बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद और सुबह सवेरे शो लेकर आते हैं आपकी खिदमत में। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मैं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और आपके दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से हुआ होगा, क्योंकि आज आम तातील भी है और इसी वजह से हम देख रहे थे सड़कों पर काफ़ी लोगों का रशना होने के बराबर है। मुहर्रम और हलाम की मुनासबत से भी हमने ये देखा कि यौम आशूर भी आज है, तो इसमें अकीदत और एहतराम के साथ और जुलूस भी मुल्क भर में निकल रहे हैं तो और उनके जो निकले भी हैं रास्ते हैं जुलूस के, उस पे उसकी वजह से भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि सड़कों पर ट्रैफिक नहीं, और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी बहुत सख्त किए गए हैं। हज़ारों की तादाद में हमने ये देखा कि पुलिस एहलकार, नीम फौजी दस्ते ये तैनात हैं और इस हवाले से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को भरपूर अंदाज में मैनेज किया गया है। कराची का एम ए जिनाह रोड हस्बे रिवायत आपने देखा होगा, कल ही देख रहे थे कंटेनर्स वगैरह कल भी लगे हुए थे, आज भी यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ इलाकों में और भी कई जगहों पे मैंने देखा कि कंटेनर्स रख के इलाके सील किए गए हैं और आमद-रफ्त बंद की गई है। अच्छा, तो साथ ही ज़ाहिर है ये तो पूरे दिन सिक्योरिटी के मामूल यही रहेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं वो हैं दहशतगर्दी के वाक़यात की, जिसमें हमने देखा कि DI खान हो, बन्नू हो, वहाँ पर दहशतगर्दों ने हमला किया, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने उस हमले को नाकाम बनाया। अब ये जो पै दर पे वाक़यात हो रहे हैं, इसमें ज़रा DI खान के वाक़े का पहले जिक्र कर लेते हैं। रूरल हेल्थ सेंटर पर अब आप सोचें कि कितनी मुश्किलात में ये जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं ये काम कर रहे होते हैं। तो रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों ने हमला करके 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चों समेत 5 शहरी शहीद किए। फिर दहशतगर्दों से लड़ाई में पाक फौज के 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और ISPR ने मजीद डिटेल्स इस हवाले से यूँ बताई कि पाक फौज की जो जवाबी कार्रवाई है उसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। अच्छा, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि चलें आप एक ऐसी जगह पर हमला कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे हैं, जहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, और ये लेडी हेल्थ वर्कर्स का काम क्या होता है? मोस्टली इनको निशाना क्यों बनाया जाता है कि आप ये देखें कि वो पोलियो की अगेंस्ट जो कैंपेन्स चल रही होती हैं, तो वहाँ पर एक तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि उसके ऊपर भी खासी मुखासमत पाई जाती है खामखा में, यानी कि आप फॉर नो रीज़न। और दूसरा ये है कि बच्चों और औरतों को हालत जंग में भी निशाना बनाना किसी तौर पर जायज़ नहीं है। लेकिन ये अब इससे कबल एक और वाक़या पेश आया था बन्नू छावनी का, जो हमने अपने प्रोग्राम में भी उसका तज़किरा किया था इससे पहले, कि दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया वहाँ पर और 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। और ये बारूद से भरी गाड़ी जो थी ये छावनी की दीवार से टकराई थी। 8 बहादुर जवानों ने अपनी जान वतन पर निछावर की। अच्छा, ISPR का इससे मुतालिक ये कहना है कि ये हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों ने हमला किया है और फिर एक ही जगह से कड़ियाँ मिलती हैं और वो हैं अफ़गानिस्तान। और वहाँ से कड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं? वो इंडिया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पूरा एक कनेक्शन है जो चल रहा होता है। तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर दाखिला और दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। ब्रिगेडियर साहब, अब ये चीज़ कोई इक्का दुक्का वाक़यात हो जाएं तो चले बात है, लेकिन पै दर पे वाक़यात का होना, ये कोई ख़तरे की घंटी बज रही है? ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं ये रीग्रुप हो रहे हैं, अपने आप को रीजुविनेट करके ये दोबारा से मैदान में आ गए हैं, और या फिर इनके फैसिलिटेटर्स फिर से एक्टिव हो गए? ये हो क्या रहा है आखिर? देखें सती बात ये कि ये सिचुएशन बहुत ख़राब हुई हुई है और ये पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमांड ने दिन रात कोशिश कर कि मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए, हम मुल्क में अमन अमान लें, लोगों की हिफाजत करें, जान और माल की हिफाजत कर सकें। लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल है जब पूरी कौम मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी हो, और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत मेजर रोल है। जो अदम इस्तेकाम की हम बात करते हैं, उसमें जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टी, हुकूमत और अवाम और साथ मुसल्लह फ़ौज मिल के दे फाइट एज अ नेशन और फिर दुश्मन का मुकाबला करें, तो फिर वो मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म होगी। दहशतगर्द तो फौज मार रही है, बट यू नीड टू एलिमिनेट टेररिज्म फ्रॉम द कंट्री। फॉर दैट everybody has to have a one direction, one narrative कि हमने दुश्मन के नैरेटिव को डिफीट करना है जो मुसल्लह फ़ौज और अवाम में खलीज डालने की है। नंबर 2, मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करनी है। और साथ ही साथ जो इस वक्त आपके सामने जो कल ऑफ हुए हैं, देखिए फ़ौज ने किस प्रोफेशनल तरीके से, जब उनको कोई जगह नहीं मिली एंट्रेंस की, तो उन्होंने दीवार में गाड़ी मार के कोशिश की, दीवार गिरा,
जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, जिससे हमारे 8 नौजवान है वो शहीद हुए। लेकिन उसके साथ उनको कॉर्नर करके उनको और कभी नुकसान नहीं पहुँचाने दी गया, जो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और तमाम को कॉर्नर करके साइड से ट्रैप करके उन सबको मार दिया गया। उसके बाद उन्होंने आपके सामने देखा कि डीए खान में एक रूरल हेल्थ सेंटर पे जाके सिविलियन नर्सें, बच्चे, औरतें इस लेवल पर हैं टू क्रिएट हरासमेंट, और वो जाके वहां पर मारा। और फिर फौज कितनी जल्दी पहुंची, तमाम दहशत को मारा, जो भी लॉस आर 2 पीपल, उनको भी खत्म कर दिया। लेकिन अब आई थिंक टाइम ये है कि हमें बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है। एक नेशनल डायलॉग की कॉल करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठे हों, जैसे एपीएल के बच्चों को शहादत के बाद एपीएल की हुई थी, और इसको थ्रेशोल्ड करके डिस्कस करके प्लीज रीच टू कंक्लूजन। लेकिन जुडिशरी हैज टू मेड अ मेजर पार्ट। जुडिशरी जब तक आपके साथ नहीं होगी, वो इसकी अहमियत को नहीं समझेगी। ये प्रॉब्लम आज नहीं, क्योंकि एपीएस के बाद बहुत सारे टेररिस्ट पेशावर कोर्ट ने छोड़ दिए, उनको बेल दे दी गई। That should not happen. लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अगर हम इस फैक्टर की बात करें, जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं, फ़ौज अपना काम कर रही है, बहादुरी से इन दहशतगर्दों का मुकाबला भी कर रही है और इन्हें जहन्नुम में वासिल भी कर रही है, वासिल जहन्नुम कर रही है। लेकिन हमें बताइएगा कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं डायलॉग की ज़रूरत है, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक बार फिर से ताने बाने अफ़गानिस्तान से जाकर मिल रहे हैं। अब ये जो डायलॉग है हम इंटरनली तो कर लेंगे, लेकिन जो हमें उस दूसरे मुल्क को कन्वे करना है सूरत हाल, जो कि हम बार बार उन्हें बताते रहते हैं, वहाँ पे क्या मज़ीद होना चाहिए कि एक वहाँ की तौर पर भी डायलॉग आगे बढ़े? क्या किसी दूसरे मुल्क की लाइक अमेरिका, किसी की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है? क्या होगा? देखिए सदफ, उसमें 2-3 चीज़ें याद रखें। ये सब कुछ अमेरिका का किया कर है। अमेरिकन जाते हुए जान के तमाम वेपन, एमुनिशन, नाइट पिन डिवाइस अनअटेंडेड छोड़ के गए, ताकि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाए और अफगानिस्तान में कभी अमन ना हो। क्योंकि अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो बलूचिस्तान में भी अमन नहीं होगा, सीपीएफ मनसूबा कामयाब नहीं होगा और हम इकोनॉमिक तरक्की नहीं करेंगे। वी मस्ट अंडरस्टैंड। और उसकी प्रॉक्सी कौन है? इंडिया, रॉ। वो आपके सामने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एपिसेंटर जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान और अल-कायदा को ट्रेन कर। उसके बाद जो कमांडर नसरुल्लाह पकड़ा गया, उसने बड़ा क्लियर कहा जी कि हाँ, हम टीटीपी को और बीएलएफ को और मजीद ब्रिगेड को कंबाइन करके खुदार में एक और अड्डा बना रहे हैं ताकि हमारे प्रोडक्शन को खराब हो। ये सारी कार्रवाई इंडिया की एम्बेसी में अफगानिस्तान में हो रही। तालिबान की टेसिट अप्रूवल है, दे आर मोस्ट थैंकलेस पीपल। इसका इलाज यही है कि अब इनसे निगोशिएट की जरूरत नहीं है। वो शुड गो वेयरएवर वी फील कि ये टीटीपी, उसके बाद ये जो है दूसरा ग्रुप, ये खुरासान का ग्रुप है, ये जहाँ भी बीएलए इनके ठिकानों पे जाके हमें स्ट्राइक करने की जरूरत है। कमांड स्ट्रक्चर, वेपन एमुनिशन, ट्रेनिंग कैंप इनके तबाह करें, इनको इकोनॉमिकली चोक करें। एनफ इज एनफ। अब आपको इनको स्पाई अफगान ट्रांजिट के अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं इकोनॉमिकली चोक करें, और ये चाइना और अमेरिका को बोलने के जो $मिलियन मंथली उनको दे रहे हैं, देश को कट इट ऑफ, और या उनको कोई कंडीशन दें कि आप अफगानिस्तान में अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किक आउट करें या पाकिस्तान की तरफ उनको मत जाने दें। ये चीज़ें करने की है। खाली लिप सर्विस से अब टाइम गुजर चुका है। पूरी कौम को एज ए नेशन खड़े होकर साथ मदद करनी। अच्छा, कौम तो एज ए नेशन खड़ी है। हारिस नवाज साहब, कैन यू हियर मी सर? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री। यू आर वेरी राइट अबाउट दिस कि कोई पोर्ट वगैरह नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ से ज़मीनी रास्ते से एक्सेस पाकिस्तान से भी होती है और भी मुल्कों से होती है। लेकिन ये जिस तरीके से आपने कहा कि वहाँ पर जाके इनके ठिकानों को निशाना बनाना, तो देयर वुड बी अ फाइन लाइन कि ठीक है, तालिबान के बारे में आपने कहा कि दे आर द मोस्ट थैंकलेस पीपल, ठीक है, लेकिन हमें उनसे जंग नहीं करनी, हमें इन मिसक्रिएंट्स से जंग करनी है। तो हाउ वुड वी ड्रॉ द लाइन कि हु आर वी टारगेटिंग? देखिए, अब वक्त यही है, ऑनेस्टली मैं फील कर, हमने बहुत मुज़ाकरात कर ली है, हमने इनकी बहुत मदद कर ली, हमने इनकी सफारतकारी भी इनके लिए की, हमने अमेरिकन को एग्जिट करने में बहुत मदद की, सारे लोगों को यहाँ लाए। अभी भी उनके तकरीबन 40-50 हज़ार कॉन्ट्रैक्टर्स जो अफगान अमेरिकन को वहाँ सपोर्ट करके हमारे पास बैठे हुए, जो कि अल्टीमेटली हैव टू गो टू यूएस। हम तकरीबन 2 से 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज को मेहमान नवाजी कर रहे हैं। हमें इनको वापस करते हैं, इनको करें ना वापस। आपने फिर 1 साल के लिए कह दी हम इनको
POR है उनको हम प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है वो उनको हम 1 साल और रख लेते हैं। तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन क्या, क्यों रखा हुआ हमने, अब क्यों रखा हुआ है? तो दैट इज व्हाट वी नीडेड नाउ, वी हैव टू वेरी फॉर्म। आपने मुल्क को बचाना है, अवाम की जानो माल की हिफाजत करनी है, मुसल्लह अफवाज की जानो माल की हिफाजत करनी, या हमने इन थैंकलेस लोगों की सपोर्ट करना जो पाकिस्तान में पिछले 40 साल से इनको हमने इनकी जो मेहमानदारी कर रहे हैं, और 1.4 मिलियन जो अफगान रिफ्यूजी रिकग्नाइज्ड हैं उनको भी कर रहे हैं। तो कहीं तो एंड करें ना। आप जब तक इनको वापस करेंगे, जब इन पे इकोनॉमिक प्रेशर आएगा, आप ये देखें कि ये किस तरह आपके फॉर्म में करेंगे। दे नीड टू बी स्क्वीज्ड नाउ। इट इज देन आपको इनको कुछ ख्याल नहीं आता। लेकिन मैं बताऊं इसके लिए हमें क्या चाहिए, ईरान पाकिस्तान और को मिल के बात करने की जरूरत है। ईरान का नॉर्दर्न में इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान का सदर्न साइड पर है, और साथ अपने रशिया और चाइना को कहा जाए कि वो इनको पुश करें, बिकॉज दे हैव गॉट अ वेट। सेंट्रल एशिया का बिजनेस रुका हुआ है, और मेन कनेक्टिविटी जो है वो अफगानिस्तान से जो प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए हमें बहुत 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी करने की जरूरत है। ओनली देन वी विल सक्सीड। अच्छा, और ब्रिगेडियर साहब, आपने शुरू में जिक्र किया ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से, शुरू में बड़ी उस पर बातचीत हुई, ये भी कहा गया कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पे बुलाई जाएगी, लेकिन हमने देखा ये आगे मामला बढ़ा नहीं। इसकी आप क्या रीज़न समझते हैं, क्यों इस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका? देखिए, गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएगी तो तभी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी और अवाम में खुशहाली होगी और बिजनेस चलेगा। गवर्नमेंट ने बजाय इसके ये ऑल पार्टी काउंसिल बुलाती है, उन्होंने एक और सोशल छोड़ दी कि PTA को हम बैन कर देंगे, उसको हम ख़त्म कर देंगे। उसी क्या इससे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? अभी से पहले कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं। तो ये गवर्नमेंट को मुझे समझ नहीं आता कि क्या चाहते हैं, या बुखलाहट का शिकार है। अभी आप अज़्म इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ है, एवरीबॉडी इज रेडी टू गो फॉर द ओकेजन, बट इट्स नॉट कि फौज को खाली छोड़ दें लड़ाने के लिए, फौज लड़ती रहे, फौजी शहीद होते रहे। इट इज नॉट द आंसर। आंसर इज मेक अ फाइनल डिसीजन एंड तक कैसे लेके जाना, कौम ने क्या करना है, कितनी कुर्बानी करनी है, कितनी फौज ने क्या करना है। फौज तो हर वक्त तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ ये चीज़ों को रियलाइज करें कि कॉन्फ्रेंस बुलाएं, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पर लाएं, आवाम को एक पेज पर लेकर आएँ, फिर आप ये ऑपरेशन करें। और ख़ास तौर पे KPK में जो है PTI, उसके बाद PMLF, फजलुर रहमान और NAP जो अफेक्ट की प्रोविंस है उसकी पार्टी तो साथ में लें, साथ ही साथ जुडिशरी को इन्वॉल्व करें कि जो उन्होंने क्या रोल होगा। आपके उलमाए दीन जो है जिन्होंने जाके मदरसों में लोगों को समझाने के जी ये इस तरह, ये कोई आपने एक इबादत करेगी जहाद करेंगे, आप अपने मुल्क के खिलाफ करें, स्टेट के खिलाफ करें, जहाद स्टेट अनाउंस करती है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिलाएं फिर बात बनेगी। इट इज़ नॉट हम हैप्पीजेट चल रहे हैं। प्लीज़ वी मस्ट अंडरस्टैंड, इफ आई एंड यू ऑल अंडरस्टैंड, दैट थिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग एंड देन दे शुड डिसाइड। और एक नेशनल प्लान का इसी तरह एक और इशू निकाले, नैरेटिव बताएं कि ये 6 चीज़ें ज़रूरी हैं। इससे पहले जुडिशरी, मदरसा रिफॉर्म्स, उसके बाद आपके एंटी टेरर फोर्स को स्ट्रॉन्ग करना, और उसके बाद पूरी कौम को खड़े होना आवाम फौज के साथ। दैट इज द ओनली रेसिपी टू एलिमिनेट टेररिज्म। ठीक है, वाकई ज़ाहिर है इन चीज़ों पर बड़ी डिटेल्ड गौर करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज साहब हमारे साथ थे, और इस इशू पर उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी गुफ्तगू की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं और मज़ीद उस पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब ज़रा तज़किरा कर लेते हैं। ये अमान का जो दारुल हुकूमत मस्कत है, उसमें अज़ादारी की मजलिस पर जो हमला हुआ था उसमें 4 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। उसकी तस्दीक की गई है दफ्तर ख़ारजा ने। तर्जुमान ने इससे मुतालिक बताया है कि वादी कबीर में वाक़ अली इब्न अबी तालिब मस्जिद में फ़ायरिंग का वाक़या पेश आया। फ़ायरिंग में 4 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, 13 ज़ख्मी हुए, जिनका इलाज जारी है। ये इस इमाम अली मस्जिद में नामालूम अफराद की जानिब से फ़ायरिंग की गई थी, और इस दौरान मस्जिद में मजलिस अज़ा जारी थी जिसमें 700 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे। तो इट्स कंडेमनेबल, जिसकी जितनी मजम्मत है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज़रा अपनी मईशत के हवाले से, क्योंकि जो आलमी रेटिंग एजेंसीज़ है, यानी एजेंसी है मोडीज़, उसने अपनी जो कहते हैं ना एक पूरी एक आउटलुक है वो जारी कर दिया है,
और पाकिस्तान का बिलखुसूस जो IMF से प्रोग्राम है इस वक्त, उस हवाले से कहा है कि जो फंडिंग के पाकिस्तान के लिए इम्कानात हैं, यानी बैरूनी जो फंडिंग है, दीगर ममालिक से जो फंडिंग है, उसमें बेहतरी आएगी IMF प्रोग्राम के बाद, और मोतबर ज़राए मिल सकेंगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर की जो ज़रूरत है उससे कम है। इस वक्त जो हमारे ज़खायर हैं वो ज़रूरत से बहुत कम है। और मूडीज़ ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की वजह से क्या है, समाजी तनाव यानी स्ट्रेस लोगों में बढ़ रहा है, और ये बढ़ने का ख़दशा भी है। बैरूनी पोजीशन अब भी हमारी मुस्तहकम नहीं है, वो नाजुक है। बुलंद बैरूनी मालियाती ज़रूरत के साथ आइंदा 3 से 5 साल पॉलिसीज़ में मुश्किलात रहेंगी, यानी कि अगर आवाम को रिलीफ देने का सोचा भी जाए तो उसके लिए विंडो बहुत महदूद हो गई है, क्योंकि हमें मज़ीद अपने ज़खायर जो हैं वो बढ़ाने हैं। और आगे भी मूडीज़ का कहना है कि कमज़ोर गवर्नेंस है और समाजी तनाव हुकूमत की इस्तेहाल को आगे बढ़ाने की सलाहियत को मुतासर कर सकता है। और फिर अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की गई है, पेशगोई से पहले ही ये बढ़ती जा रही हैं। मतलब ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पेशगोई बाद में हो रही है और कीमतें पहले बढ़ती जा रही हैं। तो वल्लाह आलम ये आगे क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें मैनेज होंगी। हमारे माशियात इंटरेस्टिंगली, इससे पहले कि हम गैस की तरफ जाएं, ये भी कहा गया है कि आलमी मईशियत के लिए एक्सटर्नल फिस्कल और फाइनेंशियल ख़तरात मौजूद हैं। एनर्जी और फूड प्राइसेस बतदरीज कोरोना से पहले वाली सतह पर आ जाएंगे। अब ये आलमी तौर पर आलमी मईशत का जिक्र किया गया जी है, पाकिस्तान इस तनाजुर में तो कहाँ पाकिस्तान की मुनाफाखोर वो एक जो माफिया है उसके होते हुए तो ये मुमकिन नहीं है। तो माहिर माशियात खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग टू यू जी खुर्रम साहब। ये बड़ा एक मामला है, ये कहा जा रहा है कि जी वही मामला 9 अरब डॉलर से ज़ायद के ज़खायर हो गए हैं, लेकिन आई थिंक इसमें 7 अरब डॉलर ये भी शामिल हैं। तो बड़े कम ज़खायर हैं हमारे। और फिर जो ओवरऑल अगर हम समअप करें सिचुएशन को तो फिर आवाम के ही गला दबोचा जा रहा है। अगर टैक्सेशन की बात करें, अगर हम बिजली की प्राइसेस की बात करें, और फिर बार बार जो हम तस्करा करते हैं, वे आउट बताते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का, तो उस जानिब कुछ आपने देखा कि कुछ कम हुए इस सारी सूरत हाल के बाद? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात यह है कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो तो कम नहीं हुए हैं, वो तो एक्चुअली बढ़ गए हैं। और इशू ही यही है कि जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर्स को कम उस तरह से नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। और आगे जाते हुए भी अगर हम यही जो है स्ट्रेटजी रखेंगे तो नेचुरली हमारे जो है टैक्सेस पूरे नहीं हो पाएंगे, और उसका रिजल्ट ये होता है इस बात कि हम फिर कर्जों की तरफ जाते हैं। तो फिर कर्जों की तरफ जाते हैं तो हमारे यहाँ मजीद महंगाई भी होती है, रसूद में भी इजाफा होता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। फिर जो है एक आम आदमी को जो एम्प्लॉयमेंट मिलनी होती है या ग्रोथ आनी होती है उसकी इनकम्स में, वो नहीं आती। तो बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि मेन जो इशू है वो खर्चे हैं हमारे, जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा काबू करना है, जिसमें पेंशन से लेकर, प्राइवेटाइजेशन से लेकर और रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट से लेकर, फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के खर्चे, फिर उनके अपने टैक्सेस ना जो है उन्होंने रेज नहीं करने, जिस तरह से दुनिया भर में होता है। तो इसका एक बड़ा जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जिसे ठीक अगर हम करें तो हमारे जो IMF की नीड है वो भी कम हो सकती है, और हमारे जो खर्चे हैं वो भी कम हो सकते हैं, और हम एक अपने कहते हैं ना अपनी जितनी चादर उतने पाँव फैला सकते हैं। वो बेसिकली इस तरह से हो सकता है कि आप डिवोल्यूशन ऑफ पावर करें। ये तीन लेयर्स होती हैं ना डेमोक्रेसी की, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स की। फेडरल लेवल होता है, फिर प्रोविंशियल होता है, फिर लोकल लेवल पे जो है ना वो फाइनेंशियल एंड जो मैनेजमेंट की पावर्स होती हैं वो आपकी जो है वो लोकल सतह पे जाती हैं। तो वो हमने अगर किया आने वाले सालों में, ये जितना जल्दी कर लिया, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल तक तो हम आए हैं लेकिन उससे नीचे हम नहीं गए, तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो हमें करना है। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब बहुत ज्यादा नीचे तक आती हैं, डिसेंट्रलाइज होती हैं, तो एक आम आदमी को काफी हद तक न सिर्फ उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को सेहत और ये एजुकेशन और आपकी जो सैनिटेशन से लेकर बहुत सारी बेसिक्स जो होती है वो मिलना शुरू हो जाती है, बल्कि आपके यहाँ जो फाइनेंशियल सैनिटी है वो आना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा रिफॉर्म होगा जो करें, तो जिसकी वजह से आपके ये खर्चे, फिस्कल मैनेजमेंट और फिर उसके ऊपर महंगाई का असर आना, फिर एक आम आदमी को एम्प्लॉयमेंट ना मिलना, ये सारे मसले उससे लिंक्ड होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी चीज़ है जो करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप ये जो बातें आपने की हैं शुरू में, जिसमें मूडीज की रिपोर्ट में भी पॉइंट आउट किया गया है, IMF भी करता है टाइम टू टाइम,
ये सब चीजें बेटर हो सकती है। लेकिन बात वही है इस बात कि हम 25वां प्रोग्राम ले लें और अपने रिफॉर्म्स ना करें तो फिर सिचुएशन वही की वही रहेगी। हम कुछ इदराक कर नहीं कितना पाएंगे, है? कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। बिकॉज ज़ाहिर है आप तो बड़े करीब से जानते होंगे जो पॉलिसी साज हैं उनको इस बात का कितना इदराक है, हुकूमत को कितना इदराक है, क्योंकि जो ये मूडीज़ रिपोर्ट है ये कह रही है कि जो बैरूनी पाकिस्तान की पोजीशन है वो मुस्तहकम नहीं है, वो कमज़ोर है, महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। अब जाहिर है ये तो हमें बताया जाता है जी हालात ऐसे हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन ये जो एक स्ट्रेस की बात की, जो पब्लिक सेंटिमेंट की बात की है, इसका इदराक है पॉलिसी साजों को? देखिए मेरे ख्याल में तो होना चाहिए और है भी, मुझे लगता है काफी हद तक। अब कर नहीं पाते तो उसमें मुझे लगता है 3 चीजें ऐसी हैं सदफ जो कि मिसिंग नजर आती हैं और कुछ मामलात में वो नजर आती हैं कि हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज जो है ना पॉलिटिकल विल है। अगर आपको कुछ करना है तो आप करके दिखा देते हैं, आपने किया भी है। पिछले 1.5 साल में इकॉनमी स्टेबलाइज भी हुई है, करेंसी भी स्टेबलाइज हुई है, बहुत सारे और चीजें आपकी बेहतर हुई हैं। और उसके साथ साथ फिर रेट ऑफ द गवर्नमेंट है, रेट ऑफ द स्टेट है। अगर वो उसे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है तो वो चाहे रिटेलर्स हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे लैंड माफिया हो, कुछ भी हो, उनके अगेंस्ट वो करके जो है अपना टैक्स भी निकाल सकते हैं। अभी IMF ने भी आपने देखा ना कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से भी आप टैक्स लें, जो कि हमें खुद करना चाहिए। कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम है तो उस पर एक मुनासिब टैक्स होना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब ये होता है कि सबने टैक्स देना है और सबके जिसके पास प्रॉफिट होगा उसका एक सर्टेन टैक्स होना चाहिए और वो एक मुनासिब टैक्स होना चाहिए। तो देखिए इदराक तो है मेरे ख्याल में, लेकिन कहीं पे पॉलिटिकल विल नजर आती है, रेट ऑफ द स्टेट नजर आती है और कहीं पे नहीं नजर आती। तो हमें क्रॉस द बोर्ड ये करना पड़ेगा कि गवर्नेंस, रेट ऑफ द स्टेट और पॉलिटिकल विल, ये तीनों चीजें होंगी तो आपको सब चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। मुझे लगता है बट ये क्रॉस द बोर्ड नहीं है, करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ये चीजें चल नहीं सकती, इस तरह से बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी तो है नहीं, हमारे टैक्स ड्रिवन इकोनॉमी अब तो रह गई है मुझे लगता है, और उसके अंदर भी टैक्स इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ में अगर IMF इंटरवीन करता है तो इस मामले पर इंटरवेंशन क्यों नहीं है? कि ये इदराक करवाना एक अलग चीज़ है, ये इदराक तो मतलब ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि अपोजिशन में आने के बाद रियलाइजेशन हो जाती है हुक्मरानों को कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। तब वो कहते हैं हमारे पास प्लान भी जब हुक्मरान होते हैं तो उस वक्त ये रियलाइजेशन नहीं होती, उस वक्त फिर आवाम को बार बार बताया जाता है। मतलब आप इसके अंदर कई चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं, ये टैक्स फ्री आमदन, टैक्स फ्री पेंशन्स, फिर उसके साथ साथ आप ये देखें कि बिजली के फ्री यूनिट्स ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक अरबों रुपए के, उसके बारे में भी कहा गया था कुछ होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके साथ साथ ये जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हर साल के बढ़ते हुए अखराजात, और फिर आवाम के ऊपर हर तरह से टैक्सों का बोझ जिसको मैनेज करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो आई थिंक कि IMF को मज़ीद थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। जहाँ इतना कर रहे हैं तो वहाँ पर और भी कर दें, इफ़ दे हैव द विल। नहीं, मैं इस वक्त ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि IMF को आप माइक्रो मैनेजमेंट तक लेकर आएं। क्यों लेकर आए भाई, हम क्यों IMF को आने दें? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी और हम बात कर रहे थे तो वो दूध दही की कीमतों तक पे आ गए थे कि जी उसको भी फ्री मार्केट पे छोड़ देना चाहिए। यू रिमेंबर दैट राइट? जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि IMF की आप देखिए, किसी को अगर घर में आने देंगे बहुत ज्यादा तो नेचुरली फिर वो घर को ऑन करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में IMF को हम जो है कर्जों तक महदूद रखें, बल्कि मैं तो कहता हूँ IMF को हम खत्म करें ना भाई। हम अपने इतना हम रियलाइज कर लें कि ये हमारी अपनी इज्जत का मामला है, अपनी सॉवरेनिटी का मामला है। हम अब एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम IMF को क्यों जो है फॉलो करें? IMF ने हमें एक प्रोग्राम दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी और का पैसा लेके आपको ये मौका मिलता है कि अपने आप को ठीक करें। तो भाई हम इतने तो अपने आप को रियलाइज कर लें कि कोई हमें पैसे दे रहा है 25वीं मरतबा, तो हम क्यों नहीं अपने आप को ठीक करते? नहीं, तो अब जो ये कहा जा रहा है कि बैरूनी फंडिंग बढ़ जाएगी पाकिस्तान की, तो जाहिर है हम फिर एक हमारे लिए विंडो ओपन हो जाएगी, तो इससे फायदा उठा लें, फिर मजीद शायद हमें IMF प्रोग्राम में ना जाना पड़े। तो वो भी तो इसी बेस पे होगी ना। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए IMF आपको एक फ्रेमवर्क देता है अगर, और आपकी बेहतरी उसमें है, तो आप क्यों नहीं करते इससे पहले कि वो आपको जबरदस्ती इतना काम कराए और आपसे वो इतनी बड़ी कीमत ले, या मतलब आप क्यों हम ये अपने हाथ काट के क्यों दें किसी को? तो मैं कह रहा हूँ ये खुद रियलाइज करना चाहिए ना हमें। हमारा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ आवाम है, तो क्यों नहीं हम उसकी बेहतरी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और बेसिक जो इकोनॉमिक्स हैं उसको क्यों नहीं हम ठीक करते? ये सब कर सकते हैं। मैंने शुरू में कहा
रेट ऑफ द स्टेट चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, गवर्नेंस का एक सिस्टम चाहिए, लोग अच्छे हमें डालने हैं, हाँ। उनको एम्पावर करना है, आगे चलने दें मुल्क को, तो सब कुछ हो सकता है। हाँ। खुरम एक क्यों चीज हम IMF करने? खुरम एक चीज और बताएं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट है ये कहती है जो एनर्जी और फूड प्राइसेस जो है बतदरीज कोरोना से पहले वाली सतह पर आ हाँ। जाएंगे। मुझे ये बताएं ये क्यों कर मुमकिन होगा, और वो कहाँ होगा, कहाँ होगा, और क्या पाकिस्तान में भी हो सकेगा कि नहीं? जी बिल्कुल हो सकेगा, क्योंकि देखें ग्लोबली कोई भी फोर्सेस जिस तरह से काम करती हैं उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आता है, क्योंकि आपके यहाँ करेंसी हो वो भी रिफ्लेक्ट करती है उन कीमतों को, और आपके यहाँ फिर ऑफकोर्स जो डिमांड सप्लाई गैप्स होते हैं उसकी वजह से आपके यहाँ भी वो सारे फर्क पड़ते हैं जो ग्लोबली पड़ते हैं। तो नेचुरली हम पे भी वो इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि हम दुनिया से आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, और लेकिन अब ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जितना ज्यादा प्रोग्राम लेते हैं IMF का उतना ज्यादा हम उसकी बातें फिर फॉलो करने की हमें जरूरत पड़ती है, और एज अ रिजल्ट फिर हमें यही होता है कि उसके इम्पैक्ट सारे पड़ते हैं। दुनिया में प्रोडक्ट प्राइसेस ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, फूड प्राइसेस हो गई, एनर्जी प्राइसेस हो गई, जिस सबका इम्पैक्ट पड़ता है। डेफिनेटली पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं है और इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो चीज हमें भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी आने वाले महीनों में, सालों में। चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। yes. पैवस्त है शजर से उम्मीदें बाहर। और अगर हो जाए ऐसा तो क्या ही बात है। थैंक यू सो मच खुरम शहजाद हमारे साथ थे। तो सोचिए कोरोना से पहले वाली प्राइसेस पे और फूड प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस पे चले जाएं तो उम्मीद पे दुनिया का है। उम्मीद पे यहाँ पर पेट्रोल सस्ता हो जाता है लेकिन गाड़ियों के किराए कम नहीं होते। यहाँ पर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आपको आटे की कीमतों में कितनी कमी हुई थी, डबल रोटी की कीमत आपने देखी। यहाँ पर कराची की में चलें छोड़ें, लाहौर में तो चलो वज़ीर आला ने करवा लिया था, यहाँ पर कोई कीमत कम हुई किसी एतबार से? यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर ऐसी मुनाफाखोर माफिया बैठी हुई है कि वो कहते हैं कि एक दफ़ा चीज़ बढ़ गई तो बढ़ गई, कोरोना की सतह पर लेके जाएंगे तो मुनाफा मारा जाएगा हमारा। और अच्छी बात उन्होंने पॉइंट आउट की कि हमें IMF को माइक्रो मैनेज नहीं करने देना चाहिए। मतलब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं जहाँ हम इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज की, तो हमें यहाँ पर भी बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। हमें गो कि हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है लेकिन बहुत सारी बातें मनवाई जा सकती हैं। तो ज़ाहिर है ये हमारी जो टीम है, जो इकोनॉमिक टीम है, वो इस पर काम करे तो मज़ीद किया जा सकता है। एक तो ये है कि ट्रस्ट नहीं रहा आपका, आपके ऊपर बैरूनी इदारों का। अब IMF ये जो बात कर रहे थे ना खुर्रम साहब, उसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये विंडो कैसे खुलती है, क्योंकि IMF का जो प्लान होता है वो ऐसा होता है कि उसको वो तमाम शराइत के साथ आपको देता है। और फिर दूसरे मुल्क ये भी तो देख रहे होते हैं ना कि भाई दुबई लीक्स यहाँ से आई, अरबों रुपए की, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी में आपने जाके बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करो। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हुए क्यों डरते हैं, इस पर बहुत बड़ी डिबेट एक हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर भी जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से डरता है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ पर हम मुझे तो ये मिरेकल ही लगेगा अगर हम कोरोना वाली सतह पर चल जाए, लेकिन कुछ मिरेकल्स ऐसे भी होते हैं जो कि बांग्लादेश में हुए। और वो हुआ क्या कि में करप्शन के हवाले से बहुत सी खबरें अमूमन आती रहती हैं। अब जो बांग्लादेशी वज़ीर आज़म है शेख हसीना, उनके साबिक जो अर्दली हैं, उनके अकाउंट से 400 करोड़ रुपए निकले। मुझे तो ये पापड़ वाला और पता नहीं कौन कौन से वाले याद आ गए। सोचिए, मतलब अचानक से आपके अकाउंट में 4 करोड़ आ जाएं। यहाँ पे कितने आए हुए? 400 करोड़ रुपए। ओए होए 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 होए। तो मतलब आप बैठे बैठे अमीर हो जाएं। इस इंकशाफ के बाद बांग्लादेश का जो मरकजी बैंक है उसने वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल असिस्टेंट जहांगीर आलम, उनकी अहलिया और वज़ीर आज़म से मुताल्लिका कई इदारों के बैंक अकाउंट्स को जब्त करने का हुक्म दे दिया है। और इस हवाले से बाकायदा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब जो वज़ीर आज़म है वो क्या फरमाती हैं, वो ये कहती हैं कि जी मेरे घर में वो काम करता था, वो चपड़ासी था और अब वो 400 करोड़ रुपए का मालिक बन बैठा है, तो उनको पता ही नहीं चला। वज़ीर आज़म की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं चला, और चपड़ासी आज जी अमीर तरीन आदमी बन के। क्या बात है भाई, क्या बात है। ब्रेक, इस पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इंसाफ मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद निज़ाम इंसाफ की कमज़ोरियों और ख़ामियों को दूर करना और किसी भी वाक़े के मुतासरीन को जल्द अज जल्द, याद रहे, जल्द अज जल्द इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात को तेज़ करना है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अच्छा, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और इस सिलसिले में फ़ौरी अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क भर की अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 22,60,000 तक पहुँच गई है। नंबर क्या है? 22,60,000।
और कुल ज़ेर इल्तवा केसेस में से 82% ज़िलाई अदालतों में, जबकि 18% आला अदलिया में। ये जो हम ज़िलाई अदालतों की बात करते हैं ना, निचले लेवल पर अदालतों की, तो ये हमेशा से ही एक बड़ा रूट ऑफ कंसर्न रहा है, इवन फॉर द हायर जुडिशरी। और चीफ जस्टिस साहिबान भी इस मामले पे खासा फोकस करते रहे। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि 82% जो केसेस हैं जो इन छोटी अदालतों में जाते हैं, वहाँ पर ये डिलेज़ में देखने में आते हैं, और बाकी 18% जो हैं वो आला अदलिया में। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं। अब ज़ाहिर है ऐसे में जो हम इक़दामात देख रहे हैं वो क्या काफ़ी हैं, और जो तादाद जो ज़ेर इल्तिवा केसेस की है वो कितना बड़ा बोझ है, इस पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब। आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज ज़ाहिर इंसाफ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और कहते हैं अगर हम बड़े बड़े साबिक़ स्टेट्समैन्स की बातें सुने तो वो कहते हैं कि जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बेहतरीन हो फिर वहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन आप समझते हैं हम आज कहाँ पर खड़े हैं, इंसाफ की बात हम करें, और जिस तरह अशफाक ने बहुत सारे स्टैट्स यहाँ पर उनका जिक्र किया कि 22 लाख से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, ये बोझ है हमारे निज़ाम इंसाफ पर। तो आप क्या कहिएगा, क्या खामियां हैं जिनकी वजह से ये तादाद बढ़ती जा रही है बजाय इसमें कमी आने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ी जो हमें मुश्किल है वो है केस मैनेजमेंट की। हम लोग आज तक पुराने फरसूदा निज़ाम के तहत चल रहे हैं। इसमें कई बहुत दफ़ा कोशिशें हुई हैं, पेपर्स लिख के गए, एडवाइजेस दी गई, लेकिन आज तक उनको कभी उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। जब तक केस मैनेजमेंट सिस्टम आपका ठीक नहीं होगा, आपकी यही मुश्किल रहेगी। फिर दूसरी चीज़ है जजों की कमी। देखिए, आपने अभी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात की, वहाँ सबसे ज़्यादा इशू जो आता है कि वहाँ जजेस की कमी है। दूसरी बात कि आपको अपना जो सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसको अपडेट करने की ज़रूरत है कि आजकल मॉडर्न ज़माने में आजकल जो इतनी केसों की भरमार है, किस तरह से आप कंट्रोल करें, जिसमें आपकी अर्जेंटमेंट्स भी आ जाती हैं। फिर एक और चीज़ भी होती है, बहुत सारी अदालतें खाली होती हैं, वहाँ जज ही नहीं आता, और जो जज दूसरे जज को ट्रांसफर होते हैं केसेस, वो कभी वहाँ चलते नहीं है क्योंकि वो इंतजार कर रहे होते हैं वो कब। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक आप इनको एड्रेस नहीं करेंगे आप। फिर एक है कि बहुत सारा लिटिगेशन जो ऐसा होता है वो फ्रिवलेस होता है, यानी मतलब कि उसमें तंग करने के लिए या किसी और वजह से कर किया जाता है। हमारी यहाँ कॉस्ट जो होती है वो इंसान, जैसे बाहर के मुल्कों में अगर आप केस हारते हैं या केस गलत कोर्ट समझती है कि आपने दाखिल किया तो आपको सख्त जुर्माना होता है। हमारे यहाँ वो सिस्टम भी अब राइज नहीं है कि अगर कोई आदमी गलत काम करे तो जुर्माने हो। ये तो आपके हो गए डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट वगैरह में भी जजों की कमी। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, हर कोर्ट में जजेस की, खासतौर लाहौर हाई सिंध हाई कोर्ट में तो बहुत सारी जजेस की पोजीशन खाली हैं। वो आज तक नहीं भरी गई। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारा इल्तवा है। फिर उसमें वकुला का भी कुछ इसमें आबिद साहब, मेरा इसके अंदर सवाल ये है कि ज़्यादा कंसर्न जो है ना वो ये मातहत अदालतों का है, ये ज़िलाई अदालतों का है, ये कचहरियों में जो सूरत हाल रहती है कि वहाँ पर एक तो हम महकमे पुलिस में जब बात करते हैं कि वहाँ पर खासा मामला दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तो अगर किसी का कोर्ट कचहरियों से वास्ता पड़े तो सबको अंदाज़ा होता है कि वहाँ का जो जज साहिबान तो नहीं लेकिन जो मातहत स्टाफ है उसको भी काफ़ी उसका क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो नजरानों का सिलसिला शुरू होता है ना ख़त्म होने का, वहाँ पर लोग बहुत बुरी तरीके से उससे मुतासर होते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये जो यू नो दैट कि वहाँ पर हाउ थिंग्स वर्क ओवर देयर, तो इस पर भी खासा फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज अदरवाइज इट सीम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देखिए, ये कौन इन्फोर्स करेगा? ये वहाँ की जो देखें जो जुडिशल स्टाफ होता है वहाँ, वो नेचुरली जुडिशल वो जो जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज होता है या उसके नीचे जजेस होते हैं, और हाई कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट में हमारे यहाँ सिंध हाई कोर्ट में और बाकी कोर्ट्स में एक मॉनिटर जज भी होते हैं, मतलब वो भी होते हैं। फिर मॉनिटरिंग होती है फ्रॉम दी हाई कोर्ट, क्योंकि ये मातहत अदालतें सुपरविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट के अंदर आती है। मातहत अदालतें उनकी सुपरविजन होती है आर्टिकल 202 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वहाँ उनका सही है, उनका क़िबला दुरुस्त, जैसे आपने कहा, वहाँ उनको सख्ती करने की जरूरत है कि अगर लोगों को तंग कर रहे हैं, उनको मातहत जो अमला है वो सही काम नहीं कर रहा है या बदअनवानी में मुलविस है, तो वहाँ सख्ती की जाएगी। तो उसके और उनको सख्ती मतलब इन द सेंस कि उनके खिलाफ एक्शन होगा तो फिर ही जाके हालात सही होंगे। लेकिन अगर हम सब लोग स्टेटस को के वकील बन जाए, स्टेटस को के जजेस बन जाए, तो कभी मामला चल रहा है, मामला चलने दो ऐसे। ये सारी चीजें आपको सही करनी पड़ेंगी। क़िबला जब तक अपना दुरुस्त नहीं करेंगे हमारा यही हाल रहेगा और लोग इसी तरह ख्वार होते रहेंगे नीचे। लेकिन ये आज तक जो नंबर्स हैं
फॉर इंस्टेंस ये जिस तरीके से 82% ऑफ द केसेस, क्योंकि लोग जाते पहले माते हैं जुडिशरी में ही हैं, सिर्फ 18% जो हैं वो आला अदलिया में हैं। तो क्या वजह है कि इनके ऊपर कोई असेसमेंट नहीं की जाती, या जिस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि आप कोर्ट में गए तो पता चला जज साहब छुट्टी पे चले गए, आज भी छुट्टी पे नहीं है, इधर से उधर ट्रांसफ़र हुआ, वो ट्रांसफ़र वाले जज साहब कनेक्ट नहीं हो रहे, ये काफ़ी मसाइल इस तरह के मौजूद हैं लोअर जुडिशरी में। तो इसको देखना जिम्मेदारी किसकी है वैसे? ये हाई कोर्ट के, मैंने आपसे कहा ना अभी, हाई कोर्ट के मातहत हैं, अदालतें कॉन्स्टिट्यूशन में उनके ऊपर सुपरविजन का इख्तियार हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट को देखना चाहिए। हाई कोर्ट की जो जज हैं, चीफ जस्टिस है, उनके नीचे जो भी वो जिसको वो उसको मुकर्रर करें जिस जज को या अपने मातहत अमले को इन द हाई कोर्ट, और नीचे उनके साथ मॉनिटरिंग उनके साथ चलें। देखिए केस मैनेजमेंट जब तक नहीं होगी, आप ज़्यादातर हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस, जो मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे केसेस ऐसे ही दाखिल किए जाते हैं जिसमें मेरिट को तंग करने के लिए दाखिल किए जाते हैं या मामले को तूल देने के लिए किए जाते हैं। जब तक उनका सत्याबाद नहीं होगा आपके यहाँ ये पेंडेंसी रहेगी। फिर अच्छा दूसरी बात होती है, एक दफा केस कर लो, स्टे ले लो, फिर उसको तूल दो, केस ही ना चलाओ, परेशान करो। और दूसरी जो पार्टी होती है जिसके खिलाफ स्टे हो जाता है वो खराब दिया। और इसी तरह हमारा जो फौजदारी सिस्टम है, क्रिमिनल सिस्टम है, उसके अंदर भी होता है। देखिए हमारे यहाँ पर बिगेस्ट प्रॉब्लम है समझता जबकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आ गया है, ये पुलिस के हाथ में, जब तक वो शहादतें जाके अपने पेपर से आते, बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि जी वो पेपर लेके नहीं आए, बहुत दफ़ा ये होता है कि जी वो मुल्जिम जो है वो अदालत से पहुंचा ही नहीं, फिर छुट्टियां हो जाती हैं, फिर स्ट्राइक्स हो जाती हैं, फिर इस तरह से जो चीज़ें होती हैं इससे मामले और तूल होती जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर इसमें लग के इसके बहुत सारे इसके जो रिफॉर्म्स थे उसके ऊपर काम हुआ है, अगर उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए तो ये बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जी, तो ये जो आपने कहा इस्लाहात की, हमने अक्सर बात सुनी है, फ्लोट भी किया जाते हैं, बहुत सारी इस्लाहात लेकर भी आई जाती हैं, फिर भी ये वाला मसला है जिसमें केस की तवालत है, एक गरीब आदमी के जो केस है उसकी ट्रीटमेंट का मामला अलग है, जो एक हाई प्रोफाइल शख्सियत है उसके केस की अलग हम देखते हैं, उसमें बड़ा स्पीडी जस्टिस हमें नज़र आ रहा होता है होता हुआ। तो ये जो लोअर कोर्ट्स में हो रहा है, इसको क्या चीज़ रोकती है कि वो जो तवालत है या जो डिले करने के टैक्टिक्स हैं उसको कौन रोक सकता है और क्यों नहीं रोके जा सकते? देखिए हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो बेहतरीन कोड है, उसमें थोड़ी अमेंडमेंट्स की जरूरत है, अमेंडमेंट हुई भी है, उसको आप लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर दें। उसके अंदर ऐसे सेक्शंस मौजूद हैं जिस तवालत को रोक सकते हैं, ऐसी चीजें मौजूद हैं कि कोर्ट अगर वो उस पर कर ले, लेकिन उस तरफ जाया ही नहीं जाता, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, वो इस तरह से करते ही नहीं। सिर्फ देखिए कोर्ट जो बना था जरूर ये इश्यूज थे। आप अंग्रेज के जमाने में जब केसेस चलते थे तो उनके अंग्रेज ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जब इंडिया होता था, उसमें एक जजमेंट है 1880 की, प्रिवी काउंसिल, जब आपकी अपीलें यहाँ से प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में जाया करती थी, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान में लिटिगेंट की मुश्किल शुरू होती है जब अपील फाइल होती है। लेकिन नेचुरली उनको एहसास नहीं था कि यहाँ तो अभी बाद में ऐसा वक्त भी आएगा कि नीचे बाद में नीचे ही शुरू हो जाएगी पहले। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक चीज़ मैं आखिर में ये जो एडहॉक जजेस वाला मामला है उस पर आपका नुक्ता नज़र चाहूँगा। एक तो ये है कि देयर इज़ अ रीज़न कि एक एज तक पहुंचने के बाद जज साहिबान रिटायर हो जाते हैं, भले वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, उसके बाद 3 साल के अरसे के अंदर जिस तरह से कहा गया उन्हीं में से किसी को एड हॉक जज लगाना, यानी कि आपने उसी चीज़ की नफ़ी कर दी जिसकी वजह से रिटायरमेंट के लिए एक एज मुकर्रर, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपको पता है जुडिशरी हो उसमें सीनियरिटी के मामलात को बड़ा देखा जाता है, लेकिन एड हॉक जज आप मुकर्रर होते हैं तो फिर आप सीनियरिटी लिस्ट में सबसे एंड में चले जाते हैं, यानी कि आप सीनियर नहीं रहते। तो उसके बावजूद ये फ्रेश जजेस के अपॉइंटमेंट के बजाय एड हॉक जजेस के मामले पे आपका नुक्ता नज़र क्या है? देखिए पॉइंट इज दैट एड हॉक जजेस हमारा आइन इख्तियार देता है एड हॉक जज की अपॉइंटमेंट का, लेकिन 2 तरीके हैं। एक तो वो जज जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुका है और उसके रिटायरमेंट में 3 साल नहीं गुजरे हों तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज एड हॉक जज। दूसरे एड हॉक जज वो हो सकते हैं जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इजाज़त से सुप्रीम कोर्ट कहे कि अपने कुछ जज हमारे लिए कुछ अरसे के लिए भेज दो, हमारे काम की ज़रूरत है, तो वो भी आर्टिकल 182 आपको देता है कि आप उससे बुला सकते हैं हाई कोर्ट से भी किसी को, लेकिन वहाँ के चीफ जस्टिस से पूछने के बाद। तो ये होता है। लेकिन इशू जो ये है, देखिए एड हॉक जज होना, उस वक्त हमारी जजमेंट आई, आपको याद होगा 90 की दिहाई में
अल जिहाद ट्रस्ट की, उसमें लिख दिया कि जब तक आपके अपने जजेस पूरे ना हो, जो आपकी गिनती पूरी ना हो, जो जजेस जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में कानून बना हुआ है 97 का, उसके तहत 17 जजेस होते हैं। 17 जजेस की देखिए इस वक्त पूरी तादाद मुकम्मल है, 17 जज हैं, तो उसके बाद एडहॉक जज लग सकता है। लेकिन हमारा कहना है कि इस हालात में जो हो रहा है, जो इन जजों को जो बुलाए, कुछ जजों के नाम अभी आए हैं, कल हमने भी पाकिस्तान बार के कुछ मेंबरान हैं, हमने भी एक रेजोल्यूशन, एक हमने स्टेटमेंट इशू किया है, हमने इसकी मुखालफत की है कि इसका इंप्रेशन ये ना जाना चाहिए कि आप कोर्ट को पैक करना चाह रहे हैं, कि अपनी मर्जी के जज लगा के अपनी अदली या अपनी मेजॉरिटी दिखाना होना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे हमने स्टैंड लिया है और इसको अगर ये हुआ, अगर हम चैलेंज भी करेंगे सर, क्योंकि ये इस वक्त ये बिल्कुल सही आपने फरमाया कि 65 के साथ बाद और रिटायर हो गए, आप उनमें से जजेस को ला रहे हैं। होता रहा है हमारे आज तक 17-18 जजेस से ज्यादा आज तक एडहॉक इस पाकिस्तान की पूरी तारीख में नहीं हुए, और कुछ महीनों के लिए हुआ करते थे, या 1 साल के लिए, या मैक्सिमम 2 साल के लिए। यहाँ तो 3 साल के लिए ये प्रपोजल आया कि इन जजों को 3 साल के लिए लाया जाएगा। तो आई थिंक ये बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ ये इंप्रेशन ये जा रहा है कि ये आप पैक कर रहे हैं कोर्ट। ठीक है बैरिस्टर अबू ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिर है आज इंसाफ का दिन मनाया जा रहा है, तो बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे शोबे हैं जहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इंसाफ का शोबा भी एक ऐसे ही है। तो जहाँ अब इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो ज़रा आपको बरतानिया लिए चलते हैं। वहाँ पर शबाना महमूद बरतानिया की पहली मुस्लिम खातून लॉर्ड चांसलर बन गई। ये बड़ा ओहदा होता है वहाँ पर, और रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई और पार्लियामेंट में शबाना महमूद ने बतौर लॉर्ड चांसलर हल्फ भी उठाया। ये तकरीब बरतानवी तारीख में एक संग मील की हैसियत रखती है और शबाना महमूद ने कुरान पाक पर हल्फ लिया। कानून के मुताबिक लॉर्ड चांसलर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए इंसाफ होता है और ये ओहदा एक वज़ीर के बराबर होता है, और जो इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों और कानूनी मामलात का जिम्मेदार होता है। शबाना महमूद का इस मौके पर कहना था कि पहले होने की जिम्मेदारी, इस्तेहकाक और बोझ दोनों है, यानी कि उन्होंने कहा ज़ाहिर है उनके पास ये जिम्मेदारी आई है, तो ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से आने वाली नस्लों के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। यानी कि आप सोचें कितनी डाइवर्सिटी है बरतानिया की। अगर आप कैबिनेट की बात कर लें, पहले उससे पहले ऋषि सुनक वज़ीर आज़म थे, मेयर वहाँ के सादिक खान हैं, तो उनके यहाँ मज़हब से बालातर होकर बाकायदा लोगों को मेरिट की बुनियाद पर ये चांस दिए जाते हैं कि वो आकर कोई भी पोजीशन जो है वो इसे अपहोल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें जी, अब बरतानिया से उस तरह ही पाकिस्तान का रुख करते हैं जिस तरह से आपसे कुछ दिन पहले सदफ अब्दुल जब्बार ने किया था। तो बात यह है कि थोड़ी सी हाइजीन से मुतालिक यहाँ पर बात कर लेते हैं। वो हल्की फुल्की भूख होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो अगर घर में हो तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आजकल तो सदफ अब्दुल जब्बार वो भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए आप फ़ौरन कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। पहले घर में कुछ झटपट बनाने की, अच्छा मैं ये कहता हूँ फास्ट फूड बुरा नहीं है। सदफ का फोकस भी अब फास्ट फूड पे इस तरह से है कि वो कहती हैं कि ऐसी रेसिपीज हों कि जो झटपट बन जाए। ऐसे ही आप तस्करा करेंगे। वो फास्ट फूड नहीं है, वो घर में आपके तो फास्ट ही है ना। फास्ट फूड का मतलब वो जो झटपट बन जाए। जंक फूड बुरा है, जंक फूड, यस। फास्ट फूड बुरा नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे वो जो चले मैं आसान अल्फाज में बता देती हूँ भाई, जो आपको पैकेट में, जो थैलियों में पैक हुए हुए मिल रहे होते हैं, जिसे हम स्नैक्स कहते हैं, पापड़ कहते हैं, चिप्स कहते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। बड़े डिफरेंट फ्लेवर्स अब तो इसमें आ गए हैं। अब क्या होता है कि जी पेरेंट्स, अब क्योंकि बच्चों को कोई वो अब आप कुछ भी बना के दे दें, अच्छे से अच्छा उनको लंच बॉक्स में खाना कुछ भी प्रोवाइड कर दें, खाएंगे वो चिप्स ही। तो तंग आके वालिदैन क्या करते हैं भाई, वो ग्रोसरी शॉपिंग पे जाते हैं तो भर भर के वो चिप्स खरीद के आ जाते हैं, पैकेट्स खरीद कर आते हैं और फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दे देते हैं। अब ये उनकी जो ग्रोथ है बच्चों की या उनकी जो सेहत है उसको किस तरह मुतासर कर रहा है, क्योंकि जिस तरह बनते हैं उस पर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये बताती हैं बहुत ही अनहाइजेनिक तरीके से बनते हैं, जिस ऑयल में बनाए जाते हैं, जहाँ पर इन्हें रखा जाता है। ये तमाम तर चीज़ें बच्चों की सेहत के हवाले से बहुत ख़तरनाक हैं और आई होप कि पेरेंट्स को इस बात का इदराक होगा, लेकिन बच्चों की फरमाइश है। में इदराक का मामला थोड़ा सा ये है, एक दफ़ा सदफ अब्दुल जब्बार मुझे भूख लगी, मैंने सोचा कि क्यों ना एक जगह से मैं बर्गर ख़रीद के खा लूँ। ठीक है, उसके कैलोरी काउंट मैंने चेक किया वैसे इंटरनेट पे, तो वो आ रहा था कि कोई 500 के करीब कैलोरीज हैं उसमें। मैंने कहा छोड़ो, यहाँ से मैं चिप्स लेके खा लेता हूँ एक पैकेट। जब उस चिप्स के पैकेट को खाने के बाद, जिससे बमुश्किल भूख क्या मिटती, हल्का सा आसरा भी नहीं हुआ,
तो जब मैंने उसके 100 ग्राम का मेरे ख्याल में वो पैकेट तैयार किया, खाने के बाद उसके ऊपर कैलोरी काउंट देखा तो वो 911 कैलोरीज थे इसमें। तो आपको पता है रिसेंट स्टडी क्या आई है? क्या रिसेंट स्टडी आई है कि आप एक बर्गर के बजाय 2 बर्गर खाएं, ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप बर्गर के साथ चिप्स खाएं या फ्रेंच फ्राइज खाएं। ओए क्योंकि उसके काउंट, कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा है, तो इट्स बेटर टू हैव 2 बर्गर्स देन 1 विद फ्राइज। चलें जी, हमारा तज्जिया और तबसरा और नीम डॉक्टर जो हम बनने की कोशिश कर रहे थे वो यहीं पे ख़त्म होता है। हमने एक्सपर्ट अपने साथ बुलाए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। फिर से हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो ये क्या हो रहा है, इतने से पैकेट में इतनी सारी कैलोरीज, और अब तो पता चला वो कि वो भी मुज़र है, हालांकि बच्चे सबसे ज़्यादा यही प्रोडक्ट खाते हैं जी जी, और हम खुद ले लेके उनको देते हैं, क्योंकि खाओ। सस्ती चीज़ है और सस्ती जहाँ भी चीज़ होगी फ्लेवर्स के साथ तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। जैसे आपने बताया कि अनहाइजीनिक कंडीशन के तौर पे ये तैयार होते हैं और अब तो हर गली मोहल्ले में ये तैयार होते हैं। उसमें सॉल्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बच्चे बड़े शौक़ से वो इस्तेमाल करते हैं। और ख़वातीन के लिए भी आसानी है कि वो स्नैक के तौर पे दे देते हैं और लंच बॉक्सेस के अंदर ये जा रहे होते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है? सबसे पहले तो टेस्ट डेवलप हो जाता है बच्चों में, असल बात और फिर ये एक टेस्ट चीज़ डॉक्टर साहब, घर में माएँ सालन बनाए, घर में बच्चे कहेंगे मिर्चें, जी, ये इतने चटपटे, इतनी ज़्यादा इसमें नमक और मिर्चें, वो इन्हें मिर्चें नहीं लगती। मैंने जैसे कहा ना, टेस्ट डेवलप कर लिया है। वो टेस्ट डेवलप जब होता है तो फिर भर भर के खाते हैं और इसकी कैलोरी इनटेक भी बहुत ज़्यादा है। सो कैलोरीज जब ज़्यादा होंगी तो मोटापे का शिकार होंगे बच्चे। और आपने देखा है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी अब बहुत इंक्रीज़ कर रही है पाकिस्तान में। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, चिप्स हैं, पापड़ हैं, ये जो हैं कैलोरी इनटेक इनका काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मोटापा हो रहा है बच्चों में। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, अल्सर्स, मुंह के अल्सर, मैदे का अल्सर, हाइपर सेंसिटिविटी यानी अच्छा। एस्मा, वो भी इन पापड़ों की वजह से हो रहा है क्योंकि उनके अंदर ऐसे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जिसकी वजह से ये इनकी नुकसान ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है बच्चों की। बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं ना, जिसकी वजह से हाइट कम हो जाती है और वज़न ज़्यादा हो जाता है। अब वज़न ज़्यादा होने की वजह से जब ये बलूगत में आते हैं, एडोलेसेंट एज के अंदर आते हैं, तो ख़वातीन में PCOS लड़कियों में बहुत कॉमन हो रहा है इसी वजह से, मोटापे की वजह से। और मेल्स के अंदर जो है हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब कॉन्स्टिपेशन होगी, सीवियर कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है वो अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं और उसके बाद कैंसर की नौबत अच्छा, मैं ये आ अर्ज़ कर जाती रहा हूँ है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे सदफ ने कहा ना कि घर में सालन बनते हैं तो बच्चों को पसंद नहीं आते, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं फैमिलीज़ में जिनको आज तक ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, आज तक ये इस तरह के चिप्स वगैरह नहीं चखाए गए, तो वो इसके टेस्ट से ही लाइल होते हैं जी। फिर जिन स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल वाले भी इस चीज़ पे फोकस करते हैं, जो टीचर्स वगैरह चेक करती हैं कि बच्चा बाहर से कोई चीज़ लेके तो नहीं आया, घर से बनी हुई चीज़ें भले वो जैसे भी हो, फीकी हो, मीठी हो, क्योंकि उसको टेस्ट जब तक डेवलप नहीं होगा अंदाज़ा नहीं होगा। जब हम ये बच्चों को बाहर ले जाके एज अ ट्रीट उनको कोई चिप्स दिलवा देते हैं तो वहाँ से ही फिर ये बर्बादी का सिलसिला शुरू होता है। देखिए स्कूल्स भी अब बहुत कम ऐसे स्कूल्स बहुत कम ऐसे हैं, ऐसे क्योंकि जो है स्कूल्स के अंदर भी यही रुझान है कि आप जो है वो जंक फूड दें, कैंटीन्स वगैरह, कैंटीन्स वो फ़ायदा है ना, कमर्शियल पर्पसेस के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ही आप ये टेस्ट डेवलप कराएंगे फिर देखेंगे वो फरमाइशें करेंगे बच्चे। डॉक्टर साहब, तो अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए? अब जैसे इसमें जिस तरह का तेल इस्तेमाल होता है वो सब स्टैंडर्ड है, दूसरे वो तेल रीयूज़ हो रहा होता है, प्लस उसमें कलर का इस्तेमाल होता है, बहुत कलरफुल्स भी होते हैं, जो वो चाइनीज़ सॉल्ट है उसका इस्तेमाल होता है। तो ये बताएं कैसे कि इनके नुकसानात क्या हैं वालिदैन? देखिए ये भी कमर्शियल पर्पस के तौर पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो तेल है वो कॉर्न ऑयल तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो जो तेल है वो अब मैं क्या बताऊं कि वो किस तरह बनाया जाता है, बताएं। हाँ। वो मुर्गियों की आंतों से जो है वो तेल इस्तेमाल बनाया जी, वहाँ से जो है ना तेल बनाया जाता है। और जो गोश्त ये चर्बी है, चर्बी को पिघला के और वो तेल इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिक है फिर तो ये। और ये जो है एक बार नहीं होता, वो जब तक ख़त्म ना हो तेल, बिल्कुल काला ना दादा के ज़माने से जी, वो जो अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम छुपके भी नहीं ना। अब आप ये देख लें, जहाँ पर ये हलवा पूरियाँ आप खाने जाते हैं, जहाँ पर ये पकोड़े आप खाने जा रहे होते हैं या वहाँ से एंजॉय कर रहे होते हैं, या इस तरह के जो तले हुए आइटम्स होते हैं,
आपको क्या लगता है कि वो तेल चेंज कर रहे होते हैं? नहीं नहीं, वो तो बस नस्ल दर नस्ल मतलब नस्ल चल रहा होता है। और वो टेस्ट ऐसा हो गया कि हर इतवार को जो है वो हलवा पूरी लाजमी है। लाजमी। ठीक है, सो जब आप ऐसी चीज़ें अपनी पूरी फैमिली को खिलाएंगे तो फिर तो हर हफ्ते का मतलब ये है कि हर वीकेंड पे। ठीक है, सो इस तरह जो है ना। मैं बस एक चीज़ ये कह रहा था कि जिसका तस्करा किया मोनोसोडियम ग्लूटानेट, ये जो चाइनीज़ सॉल्ट जिसे कहा जाता है, ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, क्या है ये? सॉल्ट जो है वो हमेशा से नुकसान दे रहा है क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है सॉल्ट, और बचपन से जब भी आप सॉल्ट का इंटेक करेंगे तो वो बॉडी के अंदर कंज्यूम होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर एक दिन में हो जाता है, फैमिली हिस्ट्री उसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन मोटापा, सॉल्ट का इंटेक, ये सब जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अभी हम यहाँ पर रोकेंगे, हमारे नाज़रीन ज़ाहिर है कि मज़ीद इससे मुतालिक भी कुछ सुनना चाहेंगे और हम भी सुनना चाहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से प्रोग्राम बाखबर सवेरा में आप सबका खैर मकदम। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और हम भी ज़ाहिर यही चाहते हैं कि आप सब ठीक ठाक रहें, पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जहाँ पर भी हों, और मौसम की सख्तियों से बचे हुए हों। मौसम भले बरसात हो या फिर गर्मी हो, कोई भी चीज़ वैसे हद से ज़्यादा ठीक नहीं होती। हमें ये बताया गया था जून में कि जुलाई का जो फर्स्ट वीक होगा ना, बड़ी बारिशें बरसेंगी, बारिश होगी और मौसम अच्छा रहेगा, मानसून सीज़न का नया स्पेल आ जाएगा। पता नहीं पिछला कहाँ था, पहला कहाँ था, वो जो एक दिन बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, उसको कह दिया था जी पहला स्पेल था। लेकिन अब ये है कि अभी बताया जा रहा है जी मौसम जो ऐसे ही रहेगा, बारिश नहीं होनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मीटर कही थी आपने? 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर मतलब वो कहा यह गया था, बहुत प्रेडिक्शन ज़्यादा ये थी बारिश होगी कि इस साल जो होगी बारिश कराची के हद तक, वो पिछले साल की निस्बत दुगनी होगी। हाँ। तो सदफ ने मुझसे पूछा कि कितनी हो सकती है। मैंने कहा पिछले साल अगर 1 मिलीमीटर हुई थी तो इस साल 2 मिलीमीटर हो जाएगी। कहने को शिद्दत कितनी ज्यादा है कि 100% ज्यादा बारिश 100%। मतलब आप परसेंटेज वाइज देखें तो बढ़ गई है 1 से 2 मिलीमीटर। लेकिन वो भी नहीं हुई। जुलाई में अच्छी खासी बारिशें हुई हैं, हमारा ऑफिस आना मुश्किल हो जाता था सदफ। याद करें वो जो एक टाइम था 2020 था, 2020 था, 2022 में भी ऐसा हुआ था। तो उस वक्त ये होता था या बरे करम आज इतना बरस के वो आ ना सके, मगर वो फिर भी आ जाते थे, हम फिर भी आ जाते थे। ठीक है, तो अब ये है कि इन बारिशों से दोस्ती, चाहे हम जा पाए ना पाए, हम आ जाते थे। अच्छा, हम पहले हमारी सेहत से मुतालिक बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे बच्चे जो कि बड़े नाजुक होते हैं, फूल से होते हैं, और ज़ाहिर है उनकी ग्रोइंग एज होती है। ऐसे में क्या जो चीज़ हम खा रहे होते हैं वो आगे क्या असरात पैदा करेगी, यानी कि जो हम चिप्स खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं जो बाहर से ख़रीदी हुई हैं, कितनी नुकसानदेह। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, उनसे बात कर रहे थे हम। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ आपसे ब्रेक में भी पूछ रही थी, अब जो कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ गई है। पहले एक पैकेट पे गुजारा हो जाता था, अब एक के नहीं 2-3, तो इसकी क्या वजूहात है? जो फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं चिप्स के अंदर, पापड़ के अंदर, दिमाग में एक सेंटर होता है, सिटाइटी सेंटर। वो सेंटर जो है वो रिस्पॉन्सिव इतना ज़्यादा हो जाता है, वो कहता है कि जी एक खाया है तो अब बहुत अच्छा टेस्ट था, अब एक और खाएं। ठीक है, तो वो सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होता रहता है, और जिसकी वजह से मोटापा जो है वो बहुत। सर ये वही सिटाइटी सेंटर है जो कि जब आप रात को मूवीज़ देखते हुए स्नैकिंग कर रहे होते हैं तो वही आपको बताता है कि पेट भले भर गया है जी, खाते रहो क्योंकि अच्छा लग रहा है। और जो नई दवाइयाँ आई हैं अब वज़न कम करने की, वो इसी सेंटर पे काम करती हैं और वो भूख ख़त्म कर देती हैं। तो ये सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बचपन से इस सेंटर को अगर स्टिमुलेट करते रहें आप तो मोटापा जो है वो खुद ब खुद बढ़ेगा, और जब मोटापा बढ़ेगा तो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें। और सर यही वजह है कि आपको खाने के मामले में भी कहा जाता है, इनफैक्ट शादियों के वगैरह में जब हम जाते हैं तो खाना लगता है ज़िंदगी का आखिरी खाना है जी। तो एक तो ये है कि हम इब्तदाई तौर पर ही जितना जल्दबाजी में खाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप एहतियात से और एतदाल से 20 मिनट के अंदर ठहर के खाएं जी, तो फिर वो 20 मिनट में आपका सिटाइटी सेंटर जो है वो सिग्नल भेज देता है कि बस दैट इज़ इनफ। ऐसा ही है। इज़ दैट सो? ऐसा ही है। हम जो है वो हर खाना आखिरी खाना समझ के खाते हैं और इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि अगले खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। लेकिन हमें जो है थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, 5 टाइम खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा स्नैक, ताकि पेट जो है वो भरा रहे। ठीक है, बहुत खाली ना छोड़ें, वरना एसिडिटी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से अल्सर्स वगैरह भी हो सकते हैं। और यही हम डायबिटिक मरीज़ों को भी कहते हैं कि ब्रेकफास्ट, उसके बाद स्नैक, फिर लंच, फिर स्नैक, फिर डिनर,
फिर रात में स्नैक। अच्छा, अब वो बच्चे जिनका ये टेस्ट डेवलप हो चुका, आदी हो गए, अब उन्हें कैसे कंट्रोल करें? अब ये माओं का और वालदेन का ये बहुत फ़र्ज़ बनता है कि उनको नेचुरल चीज़ों की तरफ लेके आएँ। अब गर्मियाँ हैं तो इसमें आम, ठीक है, एक अच्छा फ्रूट है और टेस्ट भी उसका अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना जो है वो नुकसानदेह है, लेकिन नेचुरल चीज़ों की तरफ अगर आप लेके आएंगे ना तो थोड़ा सा जो है वो इन चीज़ों से आप बाहर आइसक्रीम भी बना सकते हैं, उसकी स्मूदीज भी बना सकते हैं। जी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपने उस तरफ टेस्ट पे लगा दी। और ये एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि इस मौसम में और वैसे इससे हटकर आजकल पेट के किस किस तरह के अमराज जो हैं लेके लोगों के पास पहुँचते हैं, आपके पास आते हैं? देखिए, इस मौसम में पानी सबसे बड़ा मसला होता है और पानी की वजह से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा कॉलरा, दस्त जो हैं वो, और ये कॉलरा जो है वो आम कॉलरा नहीं होता, ये जानलेवा कॉलरा होता है जिसमें बॉडी का फ्लूइड जो है वो निकल जाता है और गुर्दे पे बहुत असर होता है, जिसकी वजह से गुर्दे डायलिसिस की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ। तो पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। खाना क्योंकि कुक होता है तो थोड़ा बहुत फिर भी थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, लेकिन पानी क्योंकि डायरेक्ट जाता है तो हेपेटाइटिस ए, ई, कॉलरा, डायरिया, वॉमिटिंग्स, अल्सर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी वजह से हो सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब। और ज़ाहिर है ये बातें हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो एक रूटीन बन गई है और जिन चीज़ों को हम बेज़रर समझ रहे होते हैं उसके नुकसान भी हम आपको बता सकें। हर चीज़ को एतदाल से खाएँ और कोशिश करें जी हेल्दी और कहते हैं ना क्लीन फूड की तरफ आप जाएं, और अपनी टेस्ट को आपको थोड़ा बहुत उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी। अब ज़रा सियासी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। तो अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, उसके बाद फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब कहते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ, मामले को पहले पार्टी क़यादत देखेगी, फिर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी, कानून और आइन के मुताबिक फैसला होगा। मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास सबूत हैं, पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है जिसे यहूदियों और ईसाइयों ने फंड्स दिए। इस हकीकत को कोई नहीं झुटला सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 लगता है, पार्लियामेंट तहलील करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो सुन लेते हैं क्या कहा इसहाक डार साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने। 9 मई को जो कुछ हुआ डायरेक्ट पाकिस्तान की असास पे हमला था और पाकिस्तान के वजूद पे हमला था। आज भी रोजाना हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी होती है, उसको भी पनाह देते हैं। ये हमारे या किसी और के इक़्तिदार की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के वजूद की बात है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। रातों रात जो कुछ हुआ और उसके बाद मेरा ख्याल है बंदयाल साहब ने कोर्ट बुला के जो जजमेंट दी, अदम एतमाद की तहरीक को रोकने की कोशिश की गई। आर्टिकल 6 उन तमाम हजरात पे लगता है, स्पीकर भी शामिल है जिसमें इमरान खान भी शामिल है, सब शामिल है। मुशावरत हो रही है। ये फैसला जब पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो लाजमी तौर पे हर जमात की कंसेंट के बाद ही लाया जाएगा। अच्छा, ये तो ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अब ज़रा हम जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उनकी बात कर लेते हैं। उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पिछले दिन हम गुफ्तगू भी सुन रहे थे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की। अब मुशावरत ना करने का शिकवा है। ऐसे में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह फरमाते हैं कि पाबंदी लगाने से मुतालिक हमसे मशवरा नहीं किया गया, और अगर पीटीआई सियासी पार्टी बनकर चले तो हम जी पाबंदी के हक़ में नहीं हैं। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार पीटीआई खुद है। जब वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किस तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है। पीटीआई का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का ही रहा है। ऑलराइट जी, तो अब ये तमाम तर सूरत हाल आप देख रहे हैं कि क्या बनती जा रही है कि पहले अता मोहम्मद तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद इसहाक डार साहब आके कहते हैं कि अभी फ़ैसला नहीं किया और फ़ैसला करेंगे। तो इस पर बात कर लेते हैं जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं खावर घुम्मन साहब, एंकर पर्सन भी हैं और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस खावर घुम्मन। ये ज़रा बताइएगा कि ये तो लग रहा है बज़ाहिर कि हम हलीफों की बात क्या करें, आपस में ही विद इन द पार्टी भी इस मामले में अभी वो एक मुत्तफ़िका एक राय होती है वो नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब कोई और बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की थी, उसके बाद इसहाक डार साहब का जो स्टेटमेंट है वो उससे बिल्कुल अलग है। ये हो क्या रहा है? देखिए जी, कल एक अखबार के अंदर बड़ा अच्छा एडिटोरियल छपा था, उसके अंदर एक लाइन बड़ी ज़बरदस्त थी कि ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने वाटर ट्रस्ट किया ये बात करके,
बिकॉज अतार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 3-4 दफा उन्होंने कहा हमने फैसला ये किया है कि आर्टिकल 6 लगाना है, हुकूमत ने फैसला ये किया है कि पीटीआई को बैन करना है, हुकूमत ने फैसला ये किया है कि इसके बाद हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो वर्ड फैसला का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद कल हम हमारे सीनियर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो कह रहे हैं कि फैसला कोई हुआ ही नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुशावरत है, फैसला करेंगे, पार्लियामान में लेके आएंगे, सियासी जमातों से जो राय लेंगे, उसके बाद जो है इसके ऊपर सारी की सारी बात होगी। जो परम दस्तगीर साहब ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही कोई नहीं है कहाँ पे ये फैसला हुआ और किस तरह हुआ है, किस अंदाज से हुआ है, ये तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही बता सकते हैं। सो बिल्कुल टोटली एक गुमगुम की कैफियत है, इबाहम है, कोई क्लैरिटी नहीं है। अब ये क्यों इन्होंने ऐसा किया, जो इस्लामाबाद के अंदर खबरें चल रही हैं वो बुनियादी तौर पर यही है कि जो मरी के अंदर एक मुलाकात होती है भाइयों की, और एक मुलाकात जो 3 बार होती है, 3 दिन तक होती है। अच्छा, बड़े भाई और छोटे भाई की। उसके बाद शायद कहीं पे ये वो जो अखबारात के अंदर खबर भी कल छपी हुई है, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर भी दिखाया था कि जी हुआ फैसला ये किया कि कुछ नहीं होगा, एक दफा जो है ना बिल्कुल फ्रंट फुट पे होकर खेलें और ये काम करें। अच्छा। और ये कोई नई बात नहीं है सदी साहब। अगर आप थोड़ा सा पैटर्न देखें ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा ये ना कुछ काम करने के बाद सोचते हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ, माजी के अंदर भी आपको पता है इन्होंने कहा जी वो गलती हो गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो हमला था, आपने देखा होगा वीडियो फुटेज। आप तो उस वक्त बड़े छोटे थे, मैं उस टाइम यूनिवर्सिटी से फारूक हो चुका था। सो वो भी हमने अपने आंखों के सामने देखा। इसके अलावा भी और भी जान देखने के वाकयात हैं। सो अब प्रॉब्लम ये इनको हो रही है कि जिस अंदाज से इसके ऊपर रिएक्शन आया है, आपने देखा तमाम अखबारात की एडिटोरियल कल के पढ़े, ऑल अक्रॉस ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, बार काउंसिल है, वकला है, सिविल सोसाइटी है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स हैं, हर कोई ये कह रहा है कि आप ये किस डगर पे चल रहे हैं। और देखें, एक कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो, माजी के अंदर जो लगे थे, जो पार्टी बैन हुई थी, नेशनल अवामी पार्टी केपी के अंदर उसकी पोजीशन वहाँ पे मौजूद थी, टीएलपी है, वो एक लिमिटेड सजा के ऊपर थोड़ी अरसे के लिए उसके ऊपर पाबंदी लगी। हाँ एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद ये है कि एमकेएम के ऊपर कुछ अरसे के लिए लगी। तो खबर टाइमिंग भी मैटर करते हैं ना। अब ये जो वाकया हुआ 9 मई का, उसके बाद ये तमाम तर इनिशिएट किया जाता और उसको आगे परसू किया जाता तो एक डिफरेंट सिनेरियो होता। अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद जिस तरह से इसको एज ए रद्द अमल लिया जाए, क्योंकि तासुर तो इनकी बातों से यही बन रहा है कि पार्टी ऑन बोर्ड नहीं थी इस मामले पे, अचानक से ये मामला टेकअप किया गया, तो इसको फिर ऐसे भी कंसिडर किया जा सकता है। देखें, आपकी ये राय हो सकती है कि जो 9 मई के बाद ये करते हैं, 9 मई के ऊपर भी तो केसेस जो भी चल रहे हैं उसको आपने साबित कर रहे हैं ना किसी न किसी सतह के ऊपर। वो तो अदालतों के अंदर आपने सबूत मुहैया करने हैं, अदालतों के अंदर ऑलरेडी केसेस मौजूद हैं। तो वो फर्ज करें 9 मई के जो वाकयात हैं, कोई पाकिस्तान का जो शहरी है ज़ई शऊर वो उसको बिल्कुल ये एंडोर्स नहीं करता। जिस किसी ने अगर कोई गुस्से में आके ये कुछ भी करके कोई काम किया है, उसको उसके ऊपर आप जो भी पाकिस्तान के कवानीन कहते हैं उसको सजा दें। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन खुद बता रहा है कि इतने उसको वोट मिले, उनकी जो हैसियत इस वक्त पाकिस्तान की तमाम असेंबलियों में के अंदर मौजूद है वो बता रही है कि जी वो सबसे बड़ी सियासी जमात है। सो आप सारी की सारी सियासी जमात को, उसके जो करोड़ों वोटर सपोर्टर है, आप उनको तो सजा नहीं दे सकते। फर्ज करें किसी एक ने गलती की भी है, अगर पार्टी के किसी चंद एक लीडर आप थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लें, वो भी अभी साबित होना है कि जी उन्होंने कुछ काम किया भी है, तो उसके ऊपर आप उनको जो सजा। अच्छा, उसके अंदर एक पहलू ये भी है, आप ये देखें खावर घुमन के इस मामले को असेंबली की तहलील, वो जो मामला था उसको 2 साल, 9 मई के वाक़े उसको 1 साल, तो टाइमिंग का जिसका तस्करा करी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि इस वक्त आप ये देखिए कि ये जो फैसला है, ये जो किया गया है, इसमें ये हुकूमत का इख्तियार है भी नहीं। हुकूमत के बाद ये मामला अल्टीमेट डिसाइडर जो है वो मामला होगा सुप्रीम कोर्ट के पास जाके। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करके इलेक्शन कमीशन को बताना है कि भाई तहलील होनी है नहीं, और जो सर्कमस्टेंसेस हैं इस वक्त मुल्क के कि मुआशी लिहाज से हमें कभी एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी लोन की मिली है, हमें सख्त फैसले करने हैं और साथ मिल के आगे चलना है,
इस वक्त तो इत्तेहाद और इत्तेफाक होना चाहिए था बजाय इसके कि डिवाइड के। बिल्कुल, देखें दो जो पहलू हैं, एक पहलू ये है कि अभी जो सदर बात कर रही थी, अगर एक सियासी जमात बाहर से पैसे ले रही है, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी कर रही है, रियासत के वजूद के लिए खतरा है, उसने रियासत को चैलेंज किया है, हमले किए हैं, सारा कुछ, तो आप पिछले 2 साल से मतलब 22 अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड जो है इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं, और ये हुकूमत आप ही थे, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे। लिहाजा अगर आपने इनके खिलाफ इनको चार्जशीट नहीं किया, इनको सजा दिलवाने के लिए कोशिश नहीं की, तो आप जिम्मेदार हैं इस बात के। अगर आप ये इस बात पे जाएंगे, टाइमिंग का मसला है। दूसरी बात ये है कि मुल्क के अंदर आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए। जुमा 8 दिन है जब ये दोबारा ये सियासी इस्तेहकाम जुड़ा है मुआशी इस्तेहकाम से। जितना सियासी इस्तेहकाम आएगा उतनी मईशत हमारी बेहतर होगी। इस वक्त फोकस हमारा मईशत पर होना चाहिए। मूडीज़ की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि माशी जो समाजी स्ट्रेस है वो बढ़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। हमारी हुकूमत का फोकस जो है वो इस दूसरी जमातों की तरफ है, तो प्रायोरिटीज़ बड़ी मैटर करती हैं खबर, तो क्यों नहीं है इस वक्त मईशत पे फोकस? देखें, वो जो अभी मैं वही बात कर रहे थे ना कि ये जो टाइमिंग की बात का आपका सवाल था कि अब ये यही लग रहा है कि अभी जो 8 दिन है, आप शहबाज शरीफ साहब ने कहा आए मिल बैठे, हम दोबारा आपको दावत देते हैं। ये जब जिस बजट पास हुआ था, दोबारा हम दावत देते हैं अपोजिशन को, मईशत की बात आगे लेके जाना। तो अब पाकिस्तान के बच्चे को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, तो उसके बाद कल तलाक जोशी साहब ने कह दिया कि जी हमने काफी इंतजार किया लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा था। क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो हमने फैसला किया कि हम दीवारों को टक्कर मारना शुरू कर। इस तरह मुल्क थोड़ी चलता है। और दूसरा जो जुमले यूज किए जा रहे हैं कि इस सोच को मारने की जरूरत है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये देखें, तारीख जो है सियासत के अंदर आप हमेशा तारीख से सीखते हैं। आप इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर जो वाक़यात हैं उनसे सीखते हैं। और मेरी राय में, और ज्यादातर आप देखें मुबसरीन यही बात कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को अगर आपने शिकस्त देनी है तो उसको सियासी मैदान के अंदर ही आप शिकस्त दे सकते हैं। ये बंद करके केसेस डाल के आपने इद्दत का केस डाल लिया, आपने वो केस, ये केस, वो सारे आपने देखा एक एक करके केसेस सारे फारग हो रहे हैं। या तो फिर वो केसेस सारे आपके पास इतना एविडेंस होता, सैफर का केस आपने देख लिया। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है ना खबर। एक चीज बताइएगा, पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब जो बात आप कह रहे हैं वो वही कह रहे थे ना कि हमें सियासी मैदान में मुकाबला करने की जरूरत है, कानूनी मैदान में मुकाबला करने की जरूरत है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब पार्टी में अभी इस पर कोई कंसेंसस नहीं हुआ, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये क्यों की गई? ये क्या फिर रिफ्लेक्ट कर रही है? मैं तो वही अभी थोड़ी देर, जितनी देर से मैं आप बात कर रहा हूँ, यही तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि फर्ज करें ये फैसला इतना बड़ा फैसला है, अगर आपने फैसला किया ही था तो आपके कुछ 4, 5, 6 सीनियर मिनिस्टर्स बैठ के करते। मेरे ख्याल में ये फैसला अनाउंस करने के लिए तमाम इत्तेहादी जमातों के जो लीडरान है वो साथ बैठते कि हमने ये फैसला किया है, हमें लग रहा है, हमारे पास एविडेंस है कि ये काम हुए हैं, रियासत आगे नहीं बढ़ सकती, तो हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है। आप एक दिन ये बात करते हैं, दूसरे दिन वही, जिस तरह मैं वही अर्ज किया ना कि किसी ने किसी जगह के ऊपर बैठ के वाटर टेस्ट करने की कोशिश की है। और वो कल मैं देख रहा था, हमारे प्रेसिडेंट अहमद यूसुफ साहब ने वो ट्वीट किया था कि एक जो है शख्स बीच के ऊपर नहा रहा है, वो भागता जाता है समंदर की तरफ नहाने के लिए, वो आगे से बड़ी लहर आती है तो वो फिर उसी स्पीड से वापस भागता है और वो उस लहर के अंदर दब जाता है, तो औंधे मुंह गिरता है, मट्टी के अंदर लथपथ हो जाता है। तो लग यही रहा है कि ये इन्होंने ये बस वाटर टेस्ट किया है, पानी इतना ज्यादा है कि वो गोते लग गए। नहीं, अब इनको समझ नहीं आ रही कि वो निकलना। इसके अंदर एक और पहलू भी है ना कि ये डू यू थिंक कि बाय डिजाइन, इस पर भी बात हो रही थी कि अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, बाकी सीनियर लीडरशिप में से कोई क्यों नहीं था। तो अब आप ये देखिए कि उसके बाद इसहाक डार साहब का ये स्टेटमेंट कि फैसला अभी नहीं हुआ, तो इस सारी चीज़ के बाद अता तारड़ साहब की पोजीशन भी क्या खासी वीक हो गई है, डोंट यू थिंक? नहीं, बिल्कुल नहीं सदी साहब। देखें, आपका जो आइन कहता है आर्टिकल 1991 जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। अता तारड़ साहब बहसियत खुद कोई चीज नहीं है, वो एक जो है जमहूरी पार्टी के लीडर हैं और उसके साथ साथ वो वफाकी काबीना के स्पोक्स पर्सन है, वो काबीना के मेंबर हैं।
वो अगर उन्होंने बात की है, वो बार बार ये बात कर रहे थे हुकूमत ने फैसला कर लिया, और हुकूमत फेडरल कैबिनेट होती है, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अता तारड़ साहब के पास कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी है, ना कोई ऐसी हैसियत है। उन्होंने बात की है बहसियत स्पोक्स पर्सन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, वो एज ए फेडरल गवर्नमेंट उसने ये बात की है। इसमें वो खाम खाम में ये आर्गूमेंट आ रहा है कि बेचारे अता तारड़ साहब को ऐसी वो रगड़ दिया गया है, और अता तारड़ साहब वो मासूम हैं, उनके जरिए ये वाटर टेस्ट किए गए हैं। ऐसी हरगिज कोई बात नहीं है। सबको पता है कि जो है बहसियत फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अता तारड़ साहब हुकूमत वक्त को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने हुकूमत वक्त को रिप्रेजेंट करते हुए फैसलों के वर्ड जो फैसले का वर्ड इस्तेमाल किया, एक दफा भी नहीं 3-4 दफा कहा है। ये फैसला किया है कि हमने आर्टिकल 6 लगाना है, फैसला किया है कि हमने पार्टी बैन करनी है, फैसला किया है कि हमने ये करना है। लिहाजा इंडिविजुअली उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। अब ये बिल्कुल हुकूमत ने जब देखा कि बहुत सीवियर रिएक्शन आया मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, उनके इत्तेहादियों की तरफ से, तो अभी फिर जाहिर है सागदार साहब कह रहे हैं अभी इस पर कोई हतमी हमने फैसला नहीं किया है, तो इस तरह के बयान भी फिर देने पड़ गए हैं। थैंक यू सो मच, खावर हमारे साथ थे, और जी सियासत में क्या हो रहा है इस हवाले से हम तज्जिया ले रहे थे उनसे। अब देखें पीपल्स पार्टी ने तो अपना इनिशियल रिएक्शन दे दिया है, वो कहते हैं जी हमसे मुशावरत तो की ही नहीं गई, तो हमें तो किसी बात पर एतमाद में नहीं लिया गया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। वो तो ये बात बजट के मामले में भी कह रहे थे, ये आपने सही याद दिलाया। और फिर ये है कि फिर वो वापस स्टेटमेंट्स भी आते रहते हैं, और फिर उसके बाद ये है कि वल्लाह आलम। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, और आज क्योंकि 10 मुहर्रमुल हराम है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। कराची की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कैमरास के ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है, और ज़ाहिर है तमाम तर जो इंतजाम हैं उस पर हम देख लेते हैं जी क्या सूरत हाल है। नज़ीर शाह इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। के हवाले से कराची समेत सिंध भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। किस तरीके से कैमरों के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है कि हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाते हैं। शहर गायद में 3 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के जरिए मॉनिटरिंग का अमल जारी है। किसी भी मुश्तबा शख्स या शय की इतला मुतल्लिका पुलिस को फराहम की जाती है ताकि फौरी रिस्पांस किया जा सके। 3 शिफ्टों पे काम कर रहे हैं। 3 शिफ्टों पे हमारे पास कमो बेश तकरीबन टोटल 129 अफराद मौजूद हैं हमारे तीनों कमांड एंड कंट्रोल पे। इसके अलावा जो टोटल कैमराज हमारे इस टाइम पर कराची पर मौजूद हैं वो 2000 हैं, और मखसूस जुलूस रूट के ऊपर जितने कैमरे लगे हैं उसकी तादाद 319 है, जिसमें ANPR कैमरा भी है और फेशियल के कैमरा भी हमने नुमाइश पर और निश्तर पार्क पर लगाए हुए। हमारा वायरलेस सिस्टम भी है। वायरलेस सिस्टम जो है ना उससे कनेक्ट रहते हैं हम लोग एक दूसरे से, थाने वालों से भी, अफसराने वाला से भी, तो वहाँ से कॉल करके फौरी तौर पे बता दिया जाता है और वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं जो भी काम करना हो ना। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर खारादर हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होता है। जुलूस के रास्तों और बुलंद इमारतों पर सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं। कराची समेत सूबे भर में कमांड एंड कंट्रोल के जरिए मॉनिटरिंग का अमल जारी है, तो दूसरी जानिब सिंध पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारों की जानिब से सिंध भर में सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं जो मजहबी तकरीबात के इख्तिताम तक जारी रहेंगे। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। चलें जी, अब तज़किरा मौसम का। मौसम जी काफ़ी हमें कड़े तेवर दिखा रहा है, और काफ़ी हमने इस पे जानने की कोशिश की मैट ऑफिस से। बता दें जुलाई का महीना कैसा होगा। जून तो जैसे तैसे गुजर गया, बट जुलाई में भी वही खबरें। मतलब आप देखें कि ये ओवरऑल ये एक तो मॉनसून का सिलसिला तो चले बतदरीज सिंध में दाखिल हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कराची को क्रॉस करते हुए, हाँ, कराची में मतलब जुज़वी अबरालूद मौसम गर्म व मरतूब रहने का इम्कान है। अच्छा, हमसे लोग पूछते हैं कि भाई आप कराची की बात क्यों करते हैं सबसे ज़्यादा। असल में ये कुछ एक मेरे ख्याल में एक साइकी होती है, नंबर 1। दूसरा ये कि कराची मिनी पाकिस्तान है। अब हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तीसरा, जहाँ पर आप खुद मौजूद होते हैं तो उसको आप रिलेट ज़्यादा कर सकते हैं। आप ये लाहौर में जो लाहौर बेस्ड TV चैनल्स हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर स्टार्ट वहीं से किया जाता है और उसके बाद दायरा फैलाया जाता है पूरे मुल्क तक। तो पूरे मुल्क का भी हम तज़किरा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं वहाँ से। मंगल का पारा 40 डिग्री तक पहुँचा था और आज भी गर्मी का इम्कान है। अच्छा, ये आशूरा के दिनों में ये होता भी है। फील्स लाइक ना पूछें, फील्स लाइक ना पूछें तो बेहतर है। ये टॉर्चरस होता है फील्स लाइक कि उसके अंदर जो है वो एक अलग से एक आपको तंदूर बना हुआ मंजर पेश हो रहा होता है, और फिर ये ह्यूमिडिटी की वजह से सदफ ये चीज़ें काफ़ी परेशान कुन मज़ीद लगती हैं।
आपको ऐसा लगता है कि आपको एक घुटन का सा एहसास होता है, हवा नहीं चल रही होती और बड़ा अजीब सी सिचुएशन है, बहुत सफोकेटिंग लगती है सारी सूरत। अच्छा, अब ज़रा बता देते हैं, जो समंदर की जो जनूब मगरबी हवाओं की बंदिश है, तो बलूचिस्तान की गर्म रेगिस्तानी हवाएं चलने के सबब ये जो नमी में तनासुब है ये बढ़ गया है, जिसकी ह्यूमिडिटी की हम बात करें, जिसकी वजह से हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। और जाहिर है आज इस हवाले से बताया जा रहा है कि मज़ाफ़ाती इलाकों समेत दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सो बड़े लकी हैं वो लोग जो गरज चमक के साथ बारिश को एंजॉय भी कर सकेंगे। हम बहरहाल बादलों को ही इस वक्त हमने इस पर इत्तेफाक किया है कि चले बादल से एटलीस्ट वो गर्मी की शिद्दत में थोड़ी बहुत जो है वो सूरज की तपिश से हम बचे हुए हैं। चलें जी, तो अब ये है कि क्लाइमेट चेंज से ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं, तो उससे हो क्या रहा है कि शिद्दत बढ़ती जा रही है गर्मी की, तो समंदरों में पानी बढ़ता जा रहा है, फिर ज़मीन के घूमने की रफ्तार भी घट गई है, दिन का दौरानिया मज़ीद बढ़ गया है, ख़तरनाक मौसमियाती तब्दीलियाँ ज़मीन पर नहायत मनफी असरात मुरतब कर रही हैं। अच्छा, साइंसदानों ने अब ये इंकशाफ किया है कि बड़े पैमाने पर क़ुतबी बर्फ़ पिघलने से हमारा सैयारा बदल रहा है, यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं ना नॉर्थ पोल की साइड पर और अंटार्कटिका की साइड पे, वो अब तेज़ी से पिघल रहे हैं, यानी कि एक जो रेशो होता था पिघलने का वो उसमें बहुत गर्मी की वजह से इजाफा हो गया है। अच्छा, फिर मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में सैयारे के दिन के दौरानिये में इजाफा हो रहा है। अच्छा। और इसमें इजाफा ये मिली सेकेंड्स का है, लेकिन ये बज़ाहिर तो मामूली है, लेकिन इससे इंटरनेट ट्रैफिक, मालियाती ट्रांजैक्शंस और GPS नेविगेशन पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। अच्छा, तो ये जब मैं पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो इसलिए ताख़ीर से होते हैं। आपकी विल नहीं होती पैसे ट्रांसफ़र करने की, इसलिए वो ताख़ीर से। सबसे ज़्यादा इशफाक 37 से मुतासिर हुआ है। अच्छा, ओह, नाउ आई नो। देखा, ये जिसको ट्रांसफ़र कर रहे थे वो सुन लें, इनको एक नई रीज़न मिल गई है जिसकी वजह से हमें ऐसी बातें बता रहे हैं। ऐसे कितनी मालियत आप ट्रांसफ़र कर रहे थे? मैं क्यों बताऊं? अच्छा, मुझसे तो बढ़िया आप बातें पूछ रहे होते हैं, वो भी ऑन एयर। हाँ, चले खैर, अब ये तो खैर मौसम की बात हो गई। मौसम की गर्मी से निकल के हम आपको ज़रा अच्छे ठंडे ठार मौसम में ले जाते हैं, और वो स्कर्दू की जगह है। यहाँ पर जी वादी भी बड़ी दिल फरेब है, नज़ारे भी बड़े ज़बरदस्त हैं, मौसम भी अच्छा है। तो अब ये बताया जा रहा है कि जी यहाँ की जो एक वादी है जो जगलोट स्कर्दू रोड के ऊपर है, उसके तौसी मंसूबे की तकमील के बाद ट्रैफिक हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा है। रोड की बात हो रही है जो वादी से जुड़ी है, तो इन हादसात में कमी के लिए कुछ इक़दाम ज़रूरी हैं, और क्या ज़रूरी है वो इक़दाम और ये इक़दाम कब लिए जाएंगे, इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सादिक सिद्दीकी। जुगलोट स्कर्दू रोड दरियाई सिंध के किनारे खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वाक़े हैं जो स्कर्दू को मुल्क के दीगर शहरों से मिलाते हैं। स्कर्दू समेत बल्तिस्तान के खूबसूरत वादियाँ, शानदार पहाड़ी सिलसिले और कुदरती हुस्न देखने हर साल लाखों की तादाद में सयाह इन इलाकों का रुख करते हैं। ताहम एक तरफ बढ़ती हुई सयाहत और दूसरी जानिब बल्तिस्तान के लोगों के लिए वाहिद राब्ता शाहराह पर बढ़ते ट्रैफिक के साथ हादसात में भी तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। जुगलोट स्कर्दू रोड पर इंसानी गलतियों से ज्यादा लैंड स्लाइडिंग और जगह जगह खतरनाक मोड़ पर सेफ्टी के हवाले से मुनासिब इंतजाम न होने के बाद सबसे ज्यादा ट्रैफिक हादसात के वाकयात पेश आ रहे हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों कीमती जानें जाया हो चुकी है। यहाँ पे हम हैं, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये रोड के हवाले से थोड़ा सा अगर इसमें मजीद थोड़ी सी तरक्की हो जाए, साइड में पहाड़ लग जाए कि लैंड स्लाइडिंग से कोई रास्ता, कल भी आज भी लैंड स्लाइडिंग हुई है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी बन गई थी। जो आने वाले लोग हैं उनको सहूलतें देनी चाहिए और काम होने चाहिए। रोड जो ख़राब है मजीद थोड़े उनको बेहतर करना चाहिए, हुकूमत को चाहिए। 167 किलोमीटर तवील शाहराह जो बल्तिस्तान को शाहराह कराक्रम से मिलाते हैं 60-80 की दहाई में मुकम्मल हुई। जुगलोट स्कर्दू रोड पर बढ़ते लैंड स्लाइडिंग के वाकयात में ट्रैफिक हादसात पर सयाह भी काफी परेशान नजर आते हैं। वफाकी हुकूमत को जुगलोट स्कर्दू रोड को सफ़र के लिए महफूज बनाने के लिए फौरी और हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। सादिक सिद्दीकी, ARY न्यूज़, स्कर्दू। चलें जी, अब एक वक्फा, उसके बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर हम विमेन क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हाँ मुझे पता था मत करें,
तो शुक्र है आपने विमेन बहुत लगा सारी दिया डिसअपॉइंटमेंट्स हमें रिसेंटली हुई हैं, लेकिन अब हमारी लड़कियां पहुंच गई हैं खेलों के मैदान बदला में लेने के लिए। सो बदला भी, मैच भी किससे होना है, वो भारत से। अच्छा, एशिया कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंची है 19 जुलाई को, रिवायती हरीफ और दिफाई चैंपियन। अच्छा, भारत यहाँ भी दिफाई चैंपियन है। पहला टाकरा भारत से होगा और 8 टीमों के 2 ग्रुप्स तकसीम हुए हैं। पाकिस्तान को ग्रुप ए में भारत, नेपाल और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड और मेज़बान श्रीलंका शामिल है। सो कौमी टीम नेपाल, मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ 21 और 23 जुलाई को मैचेस खेलेगी। पहला होगा जी 19 को इंडिया के साथ। अब ऐसे में जो कोच हैं, जो हेड कोच हैं विमेन क्रिकेट टीम के, मोहम्मद वसीम, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो सहूलियात दी जाती हैं मेन क्रिकेट टीम को, वही सहूलियात ख़वातीन क्रिकेट को दी जाएँ तो नताइज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, फिर वो नताइज तब एक्सपेक्ट किए जाएँ। फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमें अपनी माइंड सेट तब्दील करने की ज़रूरत है। तो उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। पावर हिटिंग या इन चीज़ों से ज़्यादा मैं कहूँगा कि माइंडसेट, कि वो हमने इनका चेंज करने की कोशिश की है इस अपने कैंप के अंदर, कि हम ज़्यादा पॉजिटिव क्रिकेट की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट नजर आएंगी, माइंडसेट चेंज आपको नजर आएगा। टैलेंट मौजूद है, कैचेज या फील्डिंग वो रियल इम्तहान होगा। नेशनल लेवल के ऊपर तो शायद उतना बड़ा हमारा पूल नहीं है जितना होना चाहिए। यहाँ बैठ के ये भी क्लेम नहीं करूँगा कि एक दिन में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, इस पर टाइम लगता है। और उसमें डेफिनेटली जो मैंने चीज़ें पहले ही बताई हैं, चाहे वो डोमेस्टिक है या बाकी फैक्टर्स हैं, जब वो चीज़ें बॉक्सेस टिक होंगे तो फिर आपको ये पूरा एक प्रोसेस है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि एशिया कप में भी आपको चेंजेस नज़र आएँ। अच्छा, आप ये देखिए कि इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि मुझे तो पहले ही साजिश लगी कि हमारी विमेन टीम का ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से अच्छा नहीं है, ओवरऑल रिकॉर्ड जो है, और उसके बाद पहला ही मैच डिफेंडिंग चैंपियन से दे दिया। तो अगर वहाँ हार गए तो फिर आपको पता है कि वो पूरा एक मोराल आपका डाउन हो जाता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर पहला मैच अगर हम जीत गए तो फिर उसके बाद बाकी हमारे लिए टूर्नामेंट काफ़ी आसान हो सकता है। काफ़ी आसान हो सकता है, और हमारे पास बार बार ये मौके आ रहे हैं कि हम इंडिया को हराएं। तो ये एक और मौका हमारे पास आ गया 19 जुलाई को। तो लेट्स होप, लेट्स सी। हाँ, अच्छे की दुआ करनी चाहिए और उम्मीद भी रखनी चाहिए क्या होता है, और आगे आने वाले मैचेस में कैसे होते हैं, कौन सी टीम इस बार तगड़ी हमारे सामने आती है। अब जी बात हो रही है खेलों की, तो फिर इससे आगे बढ़ते हैं क्रिकेट से भी, जहां आगे और हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं इस वक्त बॉक्सिंग की। जी जी। तो बॉक्सिंग में क्या हो रहा है भाई? तो कराची पुलिस के जवान हैं शहीर, उनकी जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सामने आया है कि किसी ने तो भारतीय हरीफ को चित किया। मैं बड़ा सुकून में इसमें आया कि भाई हम वैसे क्रिकेट में नहीं खेल सकते, तो चलो यहाँ पर तो हम अपने कारनामे दिखा रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रोफेशनल मिडिल वेट कैटेगरी है, उसके एशियन चैम्पियन बन गए हैं शहीर। और बेसिकली ये है कि भारतीय बॉक्सर हैं रोनित सोलंकी को शिकस्त दी है। तीसरे राउंड में भारतीय हरीफ को नॉकआउट किया, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। और फिर ये है कि पहला राउंड तो बड़ा दिलचस्प रहा, फिर उसके बाद दूसरे राउंड में शहीर ने अच्छा डिफेंस भी किया और जवाब देते हुए पोजीशन मजबूत की और राउंड अपने नाम किया, और तीसरे में ये नॉकआउट से उन्होंने फतह हासिल की। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में शहीर आफरीदी। तो आईजी साहब ने काफ़ी इनको सराहा और ओवरऑल काफ़ी इनको मतलब ये है कि सपोर्ट भी किया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शहीर। तो बताएं भाई कि कैसा ये इवेंट आपके लिए पहले रहा? तो बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। और मतलब ये वैसे तो हमारे नफ्सियात पे सवार हो जाता है ना, भारत के साथ या भारतीय हरीफ के साथ मुकाबला हो या कुछ इस तरीके से, लेकिन आपने बड़ा प्रोफेशनली इस चीज़ को डील किया। क्या माइंडसेट था इस मुकाबले के दौरान आपका? जी देखें, फ़ाइट मेरी 3 महीने पहले लॉक हुई थी और मैं उसके लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग कैंप में था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार इंडियन है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल। हाँ, वो एक अलग बात है, सोशल मीडिया थोड़ा हाइप दे रहता है। दोस्त और अहबाब और काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि यार सबसे हार जाओ, इंडिया से मत हारो। हाँ, पर मैं एज अ प्रोफेशनल बॉक्सर ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे जो मुश्किल और टफ ओपोनेंट मिले वो मैक्सिकन मिले। अच्छा। मैक्सिकन, अमेरिकन, क्या डिफरेंट है? वो बहुत हार्ड हिटर भी हैं और वो आप उनको जितना मारो वो और डीजल इंजन की गर्म होते हैं, और वो आते हैं रिंग में और मारने के लिए। इंडियंस आर नॉर्मल, मतलब वो आप उनको बॉडी शॉट मारो उधर ही बैठ जाते हैं। अच्छा। मैं तो पता नहीं लोगों ने क्यों इतना हाइप क्रिएट की हुई है। आप ये देखें ना, मैक्सिकन लेजेंड्स भी कितने रहे ना, कैनेलो एल्वारेज को देख लें, आप ये देखें कि उसके अलावा वो शावेज को देख लें, शावेज सीनियर को देख लें। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके फेवरेट कौन है? मैं अमेरिकन एक बॉक्सर है रॉय जोन्स जूनियर, उनको बहुत फॉलो करता हूँ। अच्छा, पुराने? जी, और वैसिली लोमाचेंको, ये 2 मेरे फेवरेट हैं। उसके अलावा बाकी भी लोग हैं, लेकिन इनको मैं बिल्कुल अपना
उन्होंने मुझे नहीं, आई एम देयर एंशिएंट स्टूडेंट, तो अच्छा मैं उनको 12 साल से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे हर जगह। रॉय जोन्स को? रॉय जोन्स को। अच्छा, उनका स्टाइल बड़ा एक मतलब एक बिल्कुल, ज़बरदस्त स्टाइल हुआ ऐसे करता ही। था, लेकिन वो जो एरा था उसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त बॉक्सर्स हुआ करते थे। आजकल के दौर में अब जिस तरह से वेसेली लोमाचेंको की आपने बात की, फिर जर्वंटे डेविस से लेके फिर टेरेंस क्राफर्ड से लेके, देयर आर सो मेनी फाइटर्स जिनको पीपल कैन लुक अप टू देम। यस, तो उनके बारे में आपकी राय वैसे क्या है? बिल्कुल, क्रॉफर्ड तो आजकल के अपकमिंग लेजेंड है हमारे, और वो बहुत अच्छे फाइटर हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका स्टाइल चेंज है। और मैं उनको इसीलिए भी देखता हूँ, रॉय जोन्स जूनियर को, क्योंकि एक उनका स्टाइल मैंने काफ़ी टाइम से अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो एक चीज़ मेरे अंदर आ गई है। और वो 4-5 फाइटर्स का स्टाइल लेकर खेलते थे। वो कभी वो चैवेस सीनियर बन जाते थे, तो कभी वो मोहम्मद अली की तरह लॉन्ग खेलते थे, कभी वो इन फाइट खेलते थे। तो मुझे रॉय जोन्स जूनियर का खेलने का स्टाइल इसलिए पसंद था। 3-4 फाइटर्स को अडॉप्ट करते थे। ओके 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 ओके। तो वैसे आप क्या नॉकआउट मरहले से पहले आपने क्या प्रैक्टिस की, कितनी प्रैक्टिस करते हैं अमूमन? जी देखें, ट्रेनिंग कैंप में जो है वो मैं मेरे वालिद साहब इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, उन्होंने एटलांटा ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। ओके। तो वो मेरे ट्रेनर हैं, उसके अलावा मेरे कोर कोच हैं। तो हम लोग सुबह में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, और शाम में हम टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं। तो ये इसी तरह से चलता है। 2-2 घंटे की ट्रेनिंग होती है। शाम में जो है वो स्पैरिंग भी होती है, तो उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, और ये भी ख्याल रखा जाता है शहीर कि जब ट्रेनिंग हो तो उसके अंदर इंसान वक्त से पहले पीक भी ना कर जाए। बिल्कुल ऐसे। और या फिर ऐसी भी स्पारिंग ना हो कि इसके अंदर इंजरी के चांसेस हाँ, हों। बिल्कुल तो ऐसे। उसके लिए यहाँ पर सिस्टमेटिकली पाकिस्तान में काम होता है? देखें, अभी तक तो ओल्ड स्कूल ही चल रहा है सब कुछ। यही है कि हम थोड़ा सा अपने वेट पे आते हैं, 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले वेट अपना पूरा करके उसी वेट के अंदर स्पैरिंग चल रही होती है, लाइट कंडीशनिंग चल रही होती है। इंजरी से बचने के लिए प्रॉपर हम सेफ्टी यूज़ करते हैं। बाकी उसके अलावा जो आप न्यूट्रिशनिस्ट और इन चीज़ों की बात करें, वो बहुत थोड़ा क्योंकि सा अब तो ये पूरी साइंस है ना। एक तो ये है कि वेट कट करना भी आसान काम नहीं होता। ये मिडिल वेट तो आपका जूनियर मिडिल वेट 154 होता है, ये 160 पाउंड्स की एक बाउट होती है। तो ये नॉर्मली आपका वेट क्या होता है? जब जैसे अभी आपका वॉकिंग अराउंड वेट क्या है? मेरा वॉकिंग वेट है 73 kg, पर मैं खेलता 72.5 में हूँ। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली मैं जब USA और UK के फाइटर्स देखता हूँ, तो वो मेरी हाइट के लड़के 63 और 66 के ही फाइटर्स होते हैं, वेल्टर और सुपर लाइट के। तो वो अब क्रॉफर्ड मेरे हाइट का लड़का है, लेकिन वो 66 kg के बाद नहीं खेलता। लेकिन अब वो ऊपर जाएगा। हाँ, ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा। वो एक काज़ाकिस्तानी बॉक्सर है, उससे खेलने जा रहा है। लेकिन कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि मैं सुपर वेल्टर 69 kg में हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाइट का डिसएडवांटेज है। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट आप कौन से टाइटल पर आपकी नज़रें हैं? अब फाइट कौन सी है? मैम फ़िलहाल तो अभी हम रैंकिंग पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी जब मैं लास्ट टाइम 1 साल पहले इधर आया, बल्कि 2 साल पहले आपके पास आए थे आप। और सबसे अच्छी बात एयर भाई की जो मुझे लगती है, ख़ासूसन इनकी, कि ही नोज़ अबाउट बॉक्सिंग। और मुझे कन्वर्सेशन में आई फील कंफर्ट, लाइक मुझे अच्छा लगता है कि यार एक ऐसे इंसान से मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे आई फॉलो बॉक्सिंग। यस। बाकी मैं कहीं भी जाता हूँ, सॉरी फॉर अदर्स, वो एक ही सवाल करते हैं, आप क्या ट्रेनिंग करते हैं, ये वो। बॉक्सिंग जो जानता नहीं ऑब्वियसली वही सवाल करेगा, आपको चोट तो नहीं लगती ये। तो वो इनके साथ ना, मतलब मैं पर्सनली जब मुझे बुलाया गया इधर, तो मैं जरूर इनके लिए आया हूँ कि यार इनके क्या बात है। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। मैं बेसिकली बॉक्सिंग को फॉलो करता हूँ, तो मुझे साइंस का अंदाजा है कि ये आसान नहीं होता। अच्छा शहीर, इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि हमने देखा है कि हमारे पास जैसे आमिर खान थे। आमिर खान का सीन ये था कि वो बरतानवी निजात बॉक्सर थे, तो उनके पास पैसे का इशू नहीं था। सैंक्शनिंग फी क्या है, प्रोमोटर्स क्या है, ये उनके लिए मसला नहीं था। आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल की जो बॉक्सिंग फाइट्स होती हैं, उसके अंदर सैंक्शनिंग फी भी मैटर करती है। जो ट्रेनर्स होते हैं उनको भी पैसे देने होते हैं, आपके स्टाफ जो होता है वो भी, वो पैसे आते भी मतलब लेस देन $1 मिलियन या 4 मतलब ये कि $4 लाख या इस तरीके से तो आ ही जाते हैं अगर बड़ी फाइट्स में। लेकिन उसके लिए देना भी उतना ही पड़ता है। यहाँ पर आपको उस लेवल पर जाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास क्या आगे फ्यूचर में कोई स्पॉन्सर्स लाइन अप हैं? अभी तो मैं आपसे यही कहने वाला था कि मेरी भी, जब मैं लास्ट ईयर आया था, तो मेरी उस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग थी अराउंड 2000 इन माय मिडिल वेट कैटेगरी। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 200 तक आ गया हूँ। और अब हमारा प्लान है कि दिसंबर से पहले हम टॉप 50 के अंदर अपनी जगह बनाएं, क्योंकि मेरी क्वींसबेरी, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी प्रमोशन है, उनके एक प्रोमोटर से मेरी बात चल रही है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे साइन करने का कहा है, बट उन्होंने एक शर्त रखी है
कि आजकल सऊदी रियाद में बहुत बॉक्सिंग हो रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आई कैन गिव यू अ फाइट देयर विद अ टॉप 10 फाइटर ऑफ मिडिल वेट। उसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन यू शुड बी लाइक इन टॉप 50 बॉक्सर्स। अगर आप 200 में या फिर आप टॉप 10 से खेलोगे तो ये एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है टॉप 10 वाले के लिए भी। तो अभी आपकी एज कैसे है? मैं 29 हूँ। तो अभी यू हैव टाइम, क्योंकि आगे विद द टाइम होता ही है कि वेट कटिंग भी एक इशू बनना शुरू हो जाती है। ऐसे ही तो डिहाइड्रेशन और वो सब बहुत ज़्यादा वो बड़ा मसला। बिल्कुल ऐसे। अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हों तो फिर थैंक यू सो मच शहीद, हम आपका शुक्रिया अदा करें ताकि नेक्स्ट अच्छा, मैं आपके तवसत से मैं आईजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और डीआईजी हमारे अजफर मैसर साहब, उन्होंने इस फाइट के लिए मुझे स्पॉन्सरशिप करवाई थी। जी जी, तो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू हिम। थैंक यू। चलें जी, विश यू ऑल द बेस्ट शहीद। यू मतलब आप हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं कि आप इतनी मेहनत करें, और अल्लाह आपको मजीद कामयाबी नसीब करें। तो हम आपको इंशाल्लाह फिर इनवाइट करेंगे, फिर मजीद। थैंक यू सो मच। अशफाक इनवाइट करें तो फिर शहीद कैसे ना नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। थैंक यू सो मच शहीद। और ज़ाहिर है पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ा रहे हैं हमारे इस तरह के एथलीट्स, तो बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अच्छा जी, अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। कुछ आपके फ़ायदे की बात बताते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान कहते हैं ना अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि यहाँ पर तमाम मौसमी फल पाए जाते हैं, और मौसम के जो फल होते हैं उसके बड़े फ़ायदे भी होते हैं। इस वक्त गर्मी है, गर्मी से लोग सताए हुए हैं, ऐसे में जब जो लीची है, लीची आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर पानी होता है, तो आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। सो हमारी नुमाइंदा रोहा फातिमा मजीद बता रही हैं, आप हैरान हो जाएंगे। अब ये अच्छा आपने कहा ना, तो आप उनकी गुफ्तगू सुन के भी, जो रिसर्च उन्होंने की है वो सुन के भी हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन की ताकत लिए ग़िज़ाइयत, अफादियत और जायके से भरपूर मौसमी गर्मा का फल लीची गर्मियों के दौरान जिस्म के दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने, डिहाइड्रेशन से बचने और सर दर्द, थकावट को दूर करने में बहुत मुफीद है। 4 से 5 दाने अगर आप दिन में 6-7 घंटे के बाद लेते हैं तो अच्छी चीज़ है। लीची भी एक कुदरत का बेहतरीन तोहफा है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, बच्चे भी पसंद करते हैं, इसलिए लेके जाता हूँ। माहिरीन ग़िज़ाइयत कहते हैं कि लीची का रोजाना इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। लीची एक हाई शुगर कंटेनिंग जो है वो फ्रूट है, मखसूस मकदार में इस्तेमाल किया जाए स्किन के अंदर जो है वो खून की सर्कुलेशन को बहुत बढ़ाता है। सुर्ख रंग के छिलके और सफेद गूदे वाली लीची में पाई जाने वाली मुतादिद खुसूसियात आपकी जिल्द को बहुत से फायदे पहुंचा सकती है। लीची में मौजूद विटामिन सी जिल्द को खूबसूरत और चेहरे से बढ़ती उम्र के असरात को खत्म करते हैं। कैमरामैन मुस्तनसिर हुसैन के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। क्या बात है जी रोहा फातिमा की। रोहा फातिमा, अगर आप रेट पूछती हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये 800 से 900 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। तो मैं बहुत पसंद करता हूँ लीची को, लेकिन यह है कि उसके रेट्स को थोड़ा कंट्रोल। नहीं, आप तो अफोर्ड कर सकते हैं। क्या मतलब है आपका? हाँ, ये मतलब मैंने कल ही बता दिया था आप क्या क्या खरीदने का सोच रहे हैं, तो यू कैन अफोर्ड इट। तो सोच ही रहा हूँ ना, सोच से मुंह में जायका तो नहीं आ जाता। सही बात है। चले तो अभी आम खाएं, आम ठीक है। आम और जामुन बड़े 200 रुपए, 200 से 250 रुपए फी किलो लेके। अच्छा, अब क्योंकि जुलाई का महीना है, जून से बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हुई, अब आपके पास ले दे के 2 वीकेंड रह गए, आई गेस 2 से 3 वीकेंड रह गए। 3 नहीं 2, तो 2 वीकेंड रह गए, यानी कि अब जो नेक्स्ट वीकेंड आएगा उसके बाद वाला, तो बच्चों को कहाँ ले जाया जा सकता है? तो ऐसे में कराची से 125 किलोमीटर पर किंजर झील है, और वहाँ पर हम देखते हैं बड़ी तादाद में लोग गर्मी में जाते भी हैं। सो वहाँ पर क्या क्या होता है और कैसे एक अच्छी तफरीह वहाँ पे की जा सकती है, हमें बता रहे हैं एजाज वारियो। कराची के गर्मी के सताए हुए शहरियों ने किंजर झील ठट्टा का रुख कर लिया है। गर्मी के सताए हुए शहरी किंजर झील पर पहुंचकर साफ पानी में नहाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं भाई। तो कराची में आजकल आपको पता है मौसम कितना हॉट है, गर्म जा रहा है। कराची से आया हूँ और बहुत वहाँ गर्मी थी, एंजॉय करने फैमिली के साथ यहाँ आया हूँ। तो यहाँ बहुत अच्छा माशाल्लाह मौसम है। पिकनिक प्लेस हमारा बहुत अच्छा है, रीजनेबल है हमारे लिए। आजकल जो महंगाई का जमाना है उसके लिए, पब्लिक के लिए, जो कराची की आवाम है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा पिकनिक प्लेस है। कराची से सिर्फ 125 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ठट्टा की तारीखी किंजर झील आवाम के लिए कुदरती मनाजर से भरपूर तफरीगाह है। यहाँ आने वाले सियाह कश्ती रानी करने के साथ तैरती हुई ट्यूब्स पर बैठकर खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। गर्मी जो थी उससे हम लोग ने यहाँ मात दी, हमें कुछ अच्छा फील हो रहा है पानी में नहा के।
और मौसम भी बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। माहौल भी यहाँ का बहुत अच्छा है, लाइव बोट्स हैं। गर्मियों के इस सीजन का इंतजार न सिर्फ यहाँ आने वाले सियाहों को होता है, बल्कि यहाँ कश्ती और तैरती हुई ट्यूब चलाने वालों को भी बेसब्री से इंतजार रहता है और इस सीजन में मकामी लोगों का भी खूब रोजगार होता है। कैमरामैन अनवर हुसैन भुट्टो के हमरा एजाज वारियो AR1 न्यूज़ ठट्टा। मतलब कितना खूबसूरत मंजर था कि मौसम इतने अच्छा सारे था। लोग पानी में मौजूद हैं और फिर सारी चीज़ें। कोई मुझे बता रहा था ये पानी हम पीते भी हैं, तो बड़ा, लेकिन मैं फिल्टर इस पे कोई कमेंट नहीं फिल्टर कर रही। होके आता है, लेकिन फिर भी जरा मैं इस पे सोचें। कोई कमेंट नहीं कर रही। इमेजिन सो मेनी पीपल। मैं किसी और ही दुनिया में जा रही हूँ, मैं आपकी इन बातों में नहीं आ रही। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर शोबों में हमें छाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में दुनिया भर में जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी जो फ़रोख्त है वो बढ़ाने के लिए ये भी बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। अप्रैल से जून की बात अगर हम कर लें तो दुनिया भर में स्मार्टफोन्स की फ़रोख्त में गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 6% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पैसे कहाँ से आ रहे हैं लोगों के पास? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और अब जी जो इदारा है जो इन पर नज़र रखता है स्मार्टफोन्स की खरीदो फरोख्त पे, वो ये कहता है 19% स्मार्टफोन्स ऐसे थे जिनमें AI फीचर्स मौजूद थे और रवां साल AI फ़ोन्स की फ़रोख्त में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 10% नुमाया कमी हुई। सैमसंग के फ़ोन सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हुए, उसका मार्केट शेयर तकरीबन 19% रहा। दूसरे नंबर पर आईफोन्स हैं जिनका मार्केट शेयर 15.8% रहा और बाकी फिर ज़ाहिर है मज़ीद तादाद इसमें आ रही है। वैसे ये जो हमारी सर्चिंग बार आता है मुख्तलिफ ऐप्स में, उसमें AI जो है सर्च बार लिखा है, तो मुझे आज तक कुछ समझ नहीं मुझे आया। अब बड़ा कंफ्यूजिंग लगना शुरू हो गया है कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कि किसी दोस्त को सर्च कर रहा हूँ या किसी को लेट्स से कि वारिस शिराज एटसेट्रा किसी को सर्च करूँ तो वो पूरी कहानियाँ बयान करना शुरू कर देता वो है। कुछ अपनी अलग से वो चैट कोई अलग लेकर से आ जाए। दुनिया ले आता है। भाई नहीं जानना हमने आपको AI के बारे में इतना, हम अपना कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, आप सर्च करने थे, हमें ज़िंदगी अजाब बना दी है। लेकिन बहरहाल कई लोगों को उससे फ़ायदा भी होता होगा। उसको आई थिंक हमें अभी समझने की ज़रूरत है। मतलब सोचे कोई शख्स अंग्रेज़ी का एक हर्फ ना बोल पाता और वो पूरे जुमले लिख के लोगों को भाई इम्प्रेस उर्दू में ले आए, हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के, थोड़ा सा इस पर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरहाल तो अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जी एक ऐसे मामले की कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, लास्ट ईयर अक्टूबर से वो सिलसिला चल रहा है और अभी तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। हम बात करें गज़ा में जो सहयूनी दहशतगर्दों की जो इस वक्त बर्बरियत जारी है, ये जो एक ओपन एयर जेल जिसको हम करार देते थे, अब ये एक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है, मलबे का ढेर बन चुका है। लेकिन यहाँ पर किसी के ज़मीर जो है वो मतलब अपनी गहरी नींद से जागने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 300 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। एक हफ़्ते में 5 स्कूलों पर हमले किए गए। ये वो स्कूल हैं जहाँ पर हज़ारों लोगों ने पनाह ले रखी थी और 9 माह के दौरान 400 स्कूल्स को निशाना बनाया जा चुका है। और फिर वाहिद कैंसर हॉस्पिटल था, उसको भी नहीं बख्शा, वहाँ पर भी बम बरसाए। रफ़ा पर भी फ़ज़ाई और ज़मीनी जारियत जारी है। अच्छा, अब जो ये तमाम तर अक्टूबर से जैसे अशफाक ने मेंशन किया, तो शौदा की जो दुरुस्त तादाद है उस पर बड़ा बीच में उभाम था। तो इससे मुतालिक मारूफ बरतानवी तहकीकाती जरीदा है बरतानिया का, लेनिस ने बड़ा इंकशाफ किया है। वो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि फ़लस्तीनियों की जो अमवात की असल तादाद है वो तकरीबन 38,000 नहीं बल्कि 2 लाख के करीब पहुंच गई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमें सिर्फ हज़ारों में ही नंबर्स बताए जा रहे थे अब तक, लेकिन ये दावा कर रही है रिपोर्ट कि 2 लाख के करीब पहुंच गई है। इसमें बिलवास्ता और बराह रास्त अमवात की तादाद से 3 से 15 गुना ये ज़्यादा हो सकती हैं और हलाकतों की तादाद 1,86,000 तक या उससे ज़्यादा हो सकती है। यानी कि ज़ाहिर है कुछ एक्सीडेंटल भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो निशाना बनाकर जैसे कि स्कूल को, हॉस्पिटल्स को, लोगों के घरों को, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है, उसमें जो अमवात हुई हैं उसमें वो कह रहे हैं कि ये तादाद 1,86,000 से भी ज़्यादा हो सकती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये हो क्या रहा है। और फिर हम ये सोचते हैं कि अंदाज़ा कीजिए कि ये जो जंग ज़दा गज़ा है ये करोड़ों टन मलबे तले दब गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक मलबे तले हज़ारों लाशें मौजूद हैं। धमाका खेज़ मवाद भी मलबे में शामिल हो सकता है। इसराइल गज़ा पर अब तक 50,000 बम गिरा चुका है, इसमें से 2,000 से 3,000 के दरमियान बम फटे भी नहीं हैं। और फिर गज़ा से तकरीबन 4 करोड़ टन मलबा साफ़ करना पड़ेगा और $50 करोड़ से ज़ायद के इस पर अखराजात आएंगे। तो हु केयर्स। इस इदारे का ये कहना है कि करोड़ों टन मलबे को साफ़ करने में 15 बरस लग सकते हैं। यानी कि अगर जो इस वक्त लेटेस्ट इक्विपमेंट को भी, मशीनरी को यूज़ किया जाए, उसके बावजूद भी
15 साल लग सकते हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और 2008 के बाद से जो तमाम जंगों में जितना मलबा पैदा हुआ, ये बताया जा रहा है उससे 13 गुना ज़्यादा मलबा मौजूदा जंग में पैदा हो गया है। अब इसे जंग कहा जाए या जारियत कहा जाए, क्योंकि जंग दो तरफा होती है। ये एक तरफा इस वक्त लड़ाई हो रही है, जो मजलूम लोग हैं उन पर, जो निहत्ते लोग हैं उन पर ये बॉम्ब बरसाए गए। मैं ये कहता हूँ कि आप ये सोचिए कि अरब दुनिया हो गई, इस्लामी दुनिया हो गई, OIC हो गई, अक़वाम मुत्तहिदा हो गई, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, आखिर इनके कानों पर जूं क्यों नहीं रेंग रही। मैं ये सोचता हूँ कि आप ये सोचिए कि 38,000 तादाद नहीं है, नंबर्स बताए जा रहे हैं कि 2 लाख के करीब लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, और फिर जो हज़ारों लाशें जो मलबे तले दबी हुई हैं, जो ये अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ होगा, इस इलाके को किस तरीके से दोबारा बसाया जा सकेगा, मैं समझने से कासिर हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा हम आपको बता देते हैं कि सखर में क्या हो रहा है। और सखर में खातून को नया ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर तकमीना ने आँखों की बिनाई से महरूम अफराद को मुफ्त कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने का बीड़ा उठाया है। और इस हवाले से क्या हो रहा है, हमारी नुमाइंदा सैरिश खोकर मज़ीद बता रही है। कॉर्निया आँख की वो पुतली जिसके जरिए हम दुनिया की रंगों रानाइयाँ और खूबसूरती को देख सकते हैं। बिलाशुबा चश्म जिस्म का एक ऐसा उज़ू है जो रोशनी का इदराक कर सकता है और बिसारत के अमल को यकीनी बनाता है। यूँ तो पाकिस्तान में आँखों की बीमारी से हजारों लोग बिनाई से महरूम हो रहे हैं, मगर कुछ के लिए खुदा वसीले भी बना रहा है। कॉर्निया हमारी आँख की वो झिल्ली है कि जिससे हम क्लैरिटी से देख सकते हैं। एक ऐसा बंदा जो आज से पहले उन रंगों से महरूम हो चुका था, इस दुनिया को साफ तरीके से देखने से महरूम हो चुका था, उसको हम एक नज़र देने जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर तहमीना, जो कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, हाल ही में 4 कामयाब कॉर्निया ट्रांसप्लांट किए, वो भी बिला मुआवजा। चारों कॉर्निया के शिकार मरीजों का ताल्लुक देही इलाकों के गुरबा खानदानों से था। आस्ते आस्ते मूंखे कमज़ोरी थींदी वई, बिल्कुलु मां अखर न पियो ॾिसां, वरी माण्हू बि न पियो सुञाणा। मां यहाँ सदकबाद कनो आखिरी पुतली पे मां काय ने बताए जो सखर च वञो मुफ्त इलाज थींदे। माहिरीन के मुताबिक जिस्म के हर हिस्से में खून की मौजूदगी होती है, मगर हमारी आँख में मौजूद रंगीन हिस्सा जिसे कॉर्निया कहा जाता है, उसे खून की जरूरत ही नहीं। कैमरामैन शावली खान के साथ सैरिश खोखर, ARY न्यूज़ सखर। क्या बात है, बिला कहते हैं ना मुआवजा ये इलाज किए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सलाम है। बिलाशुबा, और जाहिर है कि आप ये देखिए कि पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर, कराची में भी ये देखता हूँ कि इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, और ऐसे में मुखैर हजरात अपना किरदार अदा करते हैं, क्योंकि सेहत का शोबा ऐसा है ना कि उसके ऊपर हुकूमती तवज्जो बहुत कम है। तो जब तक मुखैर हजरात अपना हिस्सा नहीं डालेंगे तो लोग फिर काफ़ी उससे सफ़र करते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहने का वक्त आ गया, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।